तो ये कहानी शुरू होती है और हम जेजू नाम के एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर कुछ एंट मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था। यहाँ पर हम कुछ फाइटर लोगों को भी देखते हैं जो इन मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे थे और इन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। ये सभी हंटर्स मॉन्स्टर्स को मार ही रहे थे, लेकिन तभी मॉन्स्टर्स की संख्या और बढ़ जाती है और ये एंट मॉन्स्टर्स इन लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पर कुछ ऊंची रैंक वाले हंटर्स आ जाते हैं और इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगते हैं। इन हंटर्स के साथ हीलर्स भी होते हैं जो कि अपने साथियों को हील करने लगते हैं। अब तभी यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स की लीडर आ जाती है और इन सभी लोगों पर हमला करने लगती है। मगर ये ऊंची रैंक के हंटर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और ये लोग बड़ी ही आसानी से इन मॉन्स्टर्स की लीडर को हरा देते हैं। लेकिन अब तभी उसी लीडर जैसे और एंट मॉन्स्टर्स यहाँ पर आने लगते हैं। ये देखकर अब ये हंटर्स अपनी पूरी ताकत से इन मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं। यहीं पर हम इन मॉन्स्टर्स के कमांडर चोई को भी देखते हैं। चोई अपने एक ही वार में काफी सारे मॉन्स्टर्स को जला देता है और अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले अचानक से धरती पर कुछ ऐसे पोर्टल्स खुलने लगे जिनके अंदर से काफी सारे अजीब अजीब से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे और उन मॉन्स्टर्स पर किसी भी आम हथियार का कोई असर नहीं होता था और आम लोग उन मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ पाते थे। और इसी वजह से जब कुछ लोगों ने अपने आप को ट्रेन करके इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लायक बना लिया तो उन लोगों को हंटर्स कहा जाने लगा और उनके अंदर पावर्स भी जागने लगी। हालांकि एक बार एक इंसान की पावर्स जागने के बाद उसे बढ़ाया या फिर घटाया नहीं जा सकता और इसी वजह से हंटर्स की पावर के हिसाब से उन्हें अलग अलग रैंक दी गई है, जिसमें सबसे पावरफुल हंटर्स एस रैंक के हंटर्स होते हैं और इसके बाद ए, बी, सी और डी और सबसे कमजोर ई रैंक के हंटर्स होते हैं। फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे में आ जाती है जहाँ पर हम किम नाम के एक हंटर को देखते हैं जो कि किसी तरह की रेड पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके पास उसका दोस्त भी इस रेड पर जाने के लिए आ जाता है। यहाँ पर हम जिनवू नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो कि ई रैंक का हंटर होता है और उसे सभी लोग वीकेस्ट हंटर कहते हैं। जिनवू यहाँ पर इन लोगों के साथ रेड पर जाने के लिए आया होता है। यहाँ जिनवू को देखकर किम अपने दोस्त को बताता है कि जिनवू सबसे कमजोर हंटर है और ये अपने ई रैंक के हिसाब से भी लड़ाई नहीं कर पाता और मामूली मॉन्स्टर से भी हार जाता है। यहाँ जिनवू इन लोगों को अपने बारे में ऐसी बातें करते हुए सुन लेता है जो सुनकर जिनवू को काफी बुरा लगता है। अब तभी जूही नाम की एक लड़की जो कि एक हीलर होती है वो जिनवू की चोटों को देखती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। जूही जिनवू की दोस्त होती है और वो जिनवू से अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है। फिर इसके बाद जिनवू और जूही दोनों अपने रेड के लीडर सॉन्ग के साथ एक पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और ये पोर्टल वही होता है जिसके पीछे मॉन्स्टर्स रहते हैं और ये सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ही इस पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ जिनवू अपने पास मौजूद एक चाकू को निकालता है और फिर इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक हंटर एसोसिएशन कंपनी के चेयरमैन गो को देखते हैं। वो बताते हैं कि हम हंटर्स जिन भी मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो उनसे हमें एसेंस स्टोन्स और माना क्रिस्टल्स मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा कीमती होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डंजन में जिनवू एक मॉन्स्टर को मार देता है और उसे एक स्टोन मिल जाता है। लेकिन अब तभी दूसरा मॉन्स्टर जिनवू पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। मगर तभी जिनवू का साथी उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यहाँ जूही अपनी पावर से जिनवू को हील करने लगती है। वहीं दूसरे हंटर्स काफी बहादुरी से डंजन में मौजूद दूसरे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन को बताते हैं कि कुछ स्टोन्स ऐसा भी होते हैं जो कि सिर्फ ऊंची रैंक के मॉन्स्टर्स को मारने से ही मिलते हैं और उन स्टोन्स को माना क्रिस्टल कहा जाता है। उन स्टोन्स की मदद से मॉन्स्टर से लड़ने वाले वेपन्स और काफी सारी अलग अलग चीजें बनाई जा सकती हैं। यहाँ चेयरमैन को बताते हैं कि गवर्नमेंट इन स्टोन्स को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट इन स्टोन्स की मदद से एनर्जी क्रिएट करना चाहती है और गवर्नमेंट बिजली बनाना चाहती है। यहाँ चेयरमैन गो की इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि हंटर्स इसी वजह से मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं क्योंकि उन्हें मारने से हंटर्स को स्टोन मिलते हैं और हंटर्स को स्टोन के बदले में पैसे मिलते हैं। इस तरफ डंजन में ये सभी लोग मिलकर इस डंजन के बॉस को मार देते हैं। यहाँ जूही भी अब जिनवू को ठीक कर देती है और फिर उस पर गुस्सा करने लगती है। जूही जिनवू से कहती है कि तुम्हें ये हंटर वाला काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये काम करते हुए तुम्हें हमेशा ही चोट लग जाती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सारी बातें सुनकर जिनवू को काफी दुख होता है। अब यहाँ पर ये सभी लोग मॉन्स्टर्स को मारकर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर एक और सुरंग दिखाई देती है जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये एक डबल डंजन है और ये देखकर इन्हें ऐसा लगने लगता है कि इस सुरंग के अंदर इन्हें माना क्रिस्टल मिल सकते हैं और ये सोचकर अब कुछ हंटर इस सुरंग के अंदर चलने के लिए बोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके लीडर सॉन्ग इन सब से ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि ऐसे हालातों में हमें हंटर एसोसिएशन के ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए। मगर अब कुछ हंटर्स अंदर जाने की जिद करने लगते हैं। इसके बाद सॉन्ग सभी हंटर्स के बीच में वोट करवाते हैं ताकि वो जान सकें कि कौन कौन अंदर जाना चाहता है और कौन कौन नहीं जाना चाहता। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी मर्जी बताते हैं जिसमें आधे लोग अंदर जाना चाहते थे और आधे लोग अंदर जाने से मना करते हैं और अब आखिर में सिर्फ जिनवू का वोट ही बचता है।
यहाँ जिनवू जानता था कि ये डंजन डी रैंक की डंजन है और इसके अंदर जाने पर वो मर भी सकता है, लेकिन जिनवू अपनी माँ के इलाज और अपनी बहन की पढ़ाई के बारे में सोचता है और अंदर जाने के लिए मान जाता है ताकि वो और पैसे कमा सके। इसके बाद हम जिन्हो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि आज डी रैंक का हंटर बनता है। यहाँ जिन्हो एक कंपनी में आता है जहाँ काफी सारे लोग दूसरे हंटर्स को अपने साथ काम करने के लिए ढूंढ रहे थे और इन सभी लोगों को चोई ही ऑर्डर दे रहा था। यहाँ पर चोई अपने सारे वर्कर्स से बोलता है कि तुम लोग किसी भी तरह के हंटर को टीम में शामिल कर लो और किसी भी हंटर का कंपैरिजन चाहे इनसे मत करना क्योंकि वो तो बहुत पावरफुल है। इसके बाद हम दो चोरों को देखते हैं जो कि एक लेडी का पर्स छीनकर भाग रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर चाहेइन आती है और उन चोरों को बड़ी आसानी से गिरा देती है और उस लेडी का बैग उनसे छीन लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि चाहेइन एस रैंक की हंटर होती है और वो काफी फेमस और पावरफुल हंटर होती है। इस तरफ जिनवू और उसकी टीम के बाकी सभी लोग अब उस सुरंग में काफी दूर तक आ जाते हैं। यहाँ सोंग सभी को बताते हैं कि हमें इस डंजन के बॉस को मारे हुए 40 मिनट बीत चुके हैं और अब बस हमारे पास 20 मिनट का टाइम ही बचा है क्योंकि बॉस के मरने के 1 घंटे बाद वो पोर्टल बंद हो जाएगा जिससे हम लोग अंदर आए थे। यहाँ पर जुनही भी जिनवू पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ आने के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। यहीं अब इन सभी लोगों को एक बड़ा सा डोर दिखाई देता है। यहाँ ये सभी हंटर्स लालच में आकर उस डोर को खोल देते हैं और एक बड़े से तहखाने में आ जाते हैं जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं जो देखकर इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये स्टेचूज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब तभी इन लोगों को यहाँ पर प्राचीन भाषा में कुछ रूल्स लिखे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ सोंग उन रूल्स को पढ़ते हैं और बताते हैं कि यहाँ का पहला नियम यह है कि देवता का सम्मान करो, दूसरा नियम यह है कि देवता की तारीफ करो और तीसरा नियम यह है कि देवता के लिए अपनी भक्ति को साबित करो। यहाँ इन लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि ये रूल्स आखिर किस देवता के लिए बनाए गए हैं। अब तभी जुनही को ऐसा लगता है कि उसके पीछे रखी मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। जुनही ये बात जिनवू को बताती है। यहाँ ये सभी लोग ये देख ही रहे थे कि तभी इस तहखाने का डोर भी खुद ही बंद हो जाता है, जो देखकर अब एक हंटर उस डोर को खोलने लगता है। लेकिन तभी डोर के पास खड़ी मूर्ति अचानक से जिंदा होती है और उस हंटर पर हमला करके उसे मार देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ जिनवू सोचता है कि वो हंटर जो कि अभी मरा वो डी रैंक का हंटर था और जिनवू तो ई रैंक का हंटर है, उसका जिंदा बच पाना तो यहाँ बिल्कुल नामुमकिन है। यही जिनवू अब उस गॉड की मूर्ति को भी देखता है जिसकी आंखें मूव करती हैं, जो देखकर जिनवू समझ जाता है कि ये सभी लोग यहाँ पर आकर फंस चुके हैं। फिर जिनवू कहता है कि जब से मैं हंटर बना हूँ तो मैं हमेशा ही अपने मिशन के दौरान खतरों में फंस जाता हूँ और अब तक मैं कई बार खतरों में फंस चुका हूँ और अब मुझे इस चीज की आदत हो चुकी है। जिनवू बताता है कि उसके पास पैसों की भी बहुत कमी है और इसी वजह से उसके पास अच्छे हथियार भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान को जोखिम में डालकर बड़ी रैंक की डंजन में जाता है ताकि वो पैसे कमा सके। यही प्रेजेंट टाइम में वो गॉड की मूर्ति इन सभी लोगों पर हमला कर देती है, लेकिन उससे पहले ही जिनवू सभी लोगों को नीचे बैठने के लिए कहता है और जिनवू की वजह से सभी लोगों की जान बच जाती है। मगर अब ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम जिनवू और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। इन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अब इस जगह से बाहर कैसे निकलें। यहाँ सोंग जो कि इनके लीडर थे वो सभी लोगों से हिलने से मना करते हैं और एक ही जगह पर रहने के लिए बोलते हैं। तभी जिनवू सोंग का एक हाथ देखता है जो कि उस बड़ी वाली मूर्ति के हमले में कट चुका था। यहाँ जिनवू ये देखकर सोंग के हाथ पर पट्टी करता है। यही जूही जो कि एक हीलर थी वो ये सब देखकर काफी डर जाती है। यहाँ सोंग जिनवू को उसी बोर्ड पर लगे हुए नियमों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमें उन रूल्स को शायद फॉलो करना होगा वरना हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे। ये बात सुनकर जिनवू समझ जाता है कि ये बड़ी मूर्ति ही यहाँ का देवता है। यही इस सब से अब एक हंटर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि वो अपनी पावर से यहाँ खड़ी हुई मूर्तियों को हरा देगा और यहाँ से निकल जाएगा, इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गॉड की मूर्ति अपनी आंखों से फायर करती है जिससे उस हंटर के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर जिनवू और सोंग समझ जाते हैं कि ये मूर्ति चाहे तो एक ही बार में सभी को मार सकती है, लेकिन आखिर इस मूर्ति ने हमें अब तक क्यों नहीं मारा। यहाँ जिनवू समझ जाता है कि जो लोग भी यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो ये मूर्ति उन्हीं पर हमला करेंगी। अब जिनवू दोबारा से इस तहखाने के नियमों के बारे में सोचता है और उसे याद आता है कि यहाँ का पहला नियम था कि गॉड का सम्मान करो, और ये जानकर जिनवू उसी गॉड की मूर्ति के सामने सभी लोगों को अपना सर झुकाने के लिए कहता है और ये सभी लोग सर झुकाकर उस मूर्ति की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तभी ये मूर्ति हंसती है और अब वो मूर्ति इन्हें कुछ भी नहीं करती, जो देखकर ये सभी लोग खड़े हो जाते हैं और खुश होने लगते हैं। मगर तभी वो मूर्ति फिर से जिंदा होती है और अब वो मूर्ति इनकी तरफ आने लगती है। ये देखकर जिनवू समझ जाता है कि अब इन्हें दूसरे नियम को फॉलो करना होगा और दूसरा नियम ये था कि गॉड की तारीफ करो। यहाँ जिनवू और बाकी सभी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इस गॉड की तारीफ कैसे करें। यहाँ अब एक हंटर मूर्ति के आगे बैठकर उसकी तारीफ करने लगता है
मगर इससे उस मूर्ति पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस हंटर को कुचल देती है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ जिन्वू जूही को लेकर भागता है। यहीं अब बाकी मूर्तियां भी इन लोगों पर हमला करने लगती हैं और इन्हें मारने लगती हैं। जिन्वू ध्यान से सारी मूर्तियों को देखता है और तभी उसे यहाँ पर कुछ मूर्तियां दिखाई देती हैं जिनके हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो देखकर अब जिन्वू सभी लोगों को जल्द से जल्द उन्हीं मूर्तियों के सामने जाने के लिए बोलता है जिनके हाथ में म्यूजिक वाले इंस्ट्रूमेंट्स थे। और ये सुनकर अब सभी लोग जल्दी जल्दी उन्हीं मूर्तियों के पास आ जाते हैं। और जैसे ही ये लोग उन मूर्तियों के पास आते हैं तो वो मूर्तियां म्यूजिक बजाना शुरू कर देती हैं, जिससे वो बड़ी मूर्ति इन लोगों पर हमला करना बंद कर देती है। यहाँ जिन्वू और जूही भी एक मूर्ति के पास आ जाते हैं, लेकिन वो मूर्ति म्यूजिक नहीं बजाती। जिन्वू समझ जाता है कि यहाँ पर 2 लोग हैं, इसीलिए वो म्यूजिक नहीं बजा रही। इसलिए जिन्वू जूही को छोड़कर दूसरी मूर्ति के पास जाने लगता है। लेकिन तभी वही बड़ी मूर्ति जिन्वू के ऊपर हमला करती है और उसे कुचलने की कोशिश करने लगती है। मगर जिन्वू हार नहीं मानता और वो उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स थे। इसके बाद वो बड़ी मूर्ति अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। तभी जूही जिन्वू के पास आती है और वो देखती है कि जिन्वू का एक पैर कट चुका है। यहाँ जूही जिन्वू के पैर को अपनी पावर से वापस जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जूही ऐसा नहीं कर पाती। फिर सभी लोग मिलकर इस जगह पर आने का ब्लेम अपने लीडर मिस्टर सोंग के ऊपर ही डालने लगते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। यहाँ ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एक बलिस्तान बाहर आता है, जो देखकर जिन्वू सभी लोगों को बताता है कि पुराने जमाने में इस बलिस्तान का इस्तेमाल गॉड के ऊपर अपना विश्वास दिखाने के लिए किसी चीज की कुर्बानी देकर किया जाता था। और शायद अब हमें भी तीसरे नियम के हिसाब से किसी चीज की बलि देनी होगी, जिससे कि हमारी भक्ति साबित हो जाए। ये बात सुनकर एक आदमी मिस्टर सोंग के ऊपर ही तलवार रख लेता है और उनकी बलि देने के लिए बोलने लगता है। यहाँ मिस्टर सोंग भी सभी लोगों को बचाने के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। इसके बाद मिस्टर सोंग बलिस्तान के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक आग जलने लगती है और मिस्टर सोंग को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर अब जिन्वू भी 2 लोगों के साथ इस बलिस्तान के पास आता है और यहाँ आते ही 3 और जगहों पर आग जलने लगती है। यहाँ अब जिन्वू मिस्टर सोंग से पूछता है कि क्या अगर हम आज यहाँ पर हार गए तो क्या हमारी मदद के लिए यहाँ पर कोई आएगा। इस पर मिस्टर सोंग जिन्वू को बताते हैं कि पोर्टल्स को पूरी तरह से खुलने में 7 दिनों का समय लगता है और 7 दिनों बाद पोर्टल के अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स धरती पर आने लगते हैं। और इसी वजह से अगर पोर्टल 7 दिनों के अंदर बंद ना हो तो तभी कोई पोर्टल के अंदर मॉन्स्टर्स को चेक करने आएगा और तभी वो लोग हमारी मदद कर पाएंगे। ये बात सुनने के बाद जिन्वू समझ जाता है कि अगर ये सभी लोग यहाँ पर हार भी गए तो पोर्टल पूरी तरह से खुल जाएगा और फिर ये सारी मूर्तियां धरती पर जाकर वहाँ तबाही मचा सकती हैं। अब इसके बाद हम जिन्वू की बहन जिन्हा को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास आती है। यहाँ पर हम जिन्वू की माँ को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा बीमार होती हैं और उन्हें होश नहीं होता। इस तरफ जिन्वू अब बाकी सभी लोगों को उसी बलिस्तान पर बुला लेता है और अब सभी लोग एक ही जगह पर आते हैं। तभी यहाँ पर कुछ ब्लू कलर की आग जलने लगती हैं और फिर यहाँ से बाहर जाने का डोर भी खुद ही खुल जाता है। मगर इसके बाद काफी सारी मूर्तियां इनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी जिन्वू सबसे कहता है कि अगर हम लोग इन मूर्तियों को देखते रहेंगे तो ये मूर्तियां मूव नहीं होंगी और अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। ये बात सुनकर सभी लोग ऐसा ही करते हैं, मगर अब तभी एक लड़की डर जाती है और वो यहाँ से भाग जाती है और डोर पर खड़े गार्ड्स भी उसे नहीं मारते। यही जिन्वू देखता है कि समय के साथ साथ वो ब्लू आग भी कम हो रही हैं और ये देखकर जिन्वू समझ जाता है कि इस गॉड ने बाहर जाने का रास्ता सिर्फ इसीलिए खोला है ताकि ये हम लोगों को लालच देकर ये पता कर सके कि हम गॉड के सच्चे भक्त बनकर यहीं पर रुकेंगे या फिर यहाँ से भाग जाएंगे। जिन्वू ये सोच ही रहा था कि तभी एक और लड़का भी यहाँ से भाग जाता है। यहाँ जिन्वू बचे हुए लोगों से भागने से मना करता है और कहता है कि हमें बस दूसरी आग के बंद होने का इंतजार करना होगा, जिसके बाद शायद हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। यही मिस्टर किम, जो कि जिन्वू को बेकार समझते थे, वो जिन्वू की ये होशियारी देखकर जिन्वू की काफी तारीफ करते हैं और फिर वो भी अपनी फैमिली का बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाते हैं। और अब बस यहाँ पर जूही, सोंग और जिन्वू ही बचते हैं। यहाँ पर मिस्टर सोंग जूही और जिन्वू से भी यहाँ से भाग जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अगर हम में से कोई एक भी यहाँ पर खड़ा रहेगा तो वो दरवाजा खुला रहेगा। साथ ही मिस्टर सोंग जूही से जिन्वू का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और जिन्वू को यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। मगर अब तभी जूही के पैरों में कुछ हो जाता है और वो यहीं पर गिर जाती है और चल भी नहीं पाती। ये देखकर मिस्टर सोंग समझ जाते हैं कि जिन्वू को ठीक करने की वजह से जूही की पावर्स अब कम हो गई हैं। यहाँ अब जिन्वू मिस्टर सोंग से कहता है कि मैं जूही को इस हालत में बाहर नहीं ले जा पाऊंगा, तो आपको ही उसे लेकर बाहर जाना होगा। लेकिन ये बात सुनकर जूही जिन्वू को छोड़कर बाहर जाने से मना करने लगती है। मगर तभी जिन्वू जूही को अपने पास मौजूद एक स्टोन देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बाहर खाने पर ले जाने का वादा किया था, तो तुम इससे डिनर कर लेना और अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं वापस आकर बचे हुए पैसे ले लूंगा। अब तभी मिस्टर सोंग जूही को बेहोश कर देते हैं और उसे उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। फिर इसके बाद ये सारी मूर्तियां जिन्वू पर हमला करने लगती हैं और अब जिन्वू का एक हाथ भी कट जाता है।
यहाँ जिन्वू अब मरने लगता है और उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है। यहाँ एक मूर्ति जिन्वू को तलवार से मारने वाली थी और जिन्वू अपने मन में सोचता है कि काश उसे जिंदा रहने का एक और मौका मिल जाता। लेकिन तभी जिन्वू के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम अब प्लेयर बनने के काबिल हो गए हो, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। और जिन्वू इसे एक्सेप्ट कर लेता है और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में जागता है और जिन्वू अपने आप को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ जिन्वू उठते ही अपने हाथों पैरों को भी देखता है जो कि बिल्कुल ठीक थे। जिन्वू को लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा। तभी यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के 2 मेंबर्स जिनचुल और कांगते आते हैं। यहाँ ये दोनों जिन्वू को बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिनों से बेहोश थे। साथ ही ये दोनों जिन्वू से कहते हैं कि तुम्हारी टीम के लीडर सेओंग ने डबल डंजन के उस हादसे में अपना एक हाथ गवा दिया और अब शायद उन्हें हंटर की जॉब छोड़नी पड़ जाए। और तुम्हारी दोस्त जूही भी उस घटना के बाद से ही काफी बड़े सदमे में है और वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। ये सब जानकर जिन्वू समझ जाता है कि वो सब कोई सपना नहीं था। तभी जिनचुल जिन्वू को बताता है कि जब उस दूसरी डंजन के बारे में बाकी हंटर्स को पता चला तो दूसरे हंटर्स तुरंत ही वहां पर गए थे, लेकिन वहां पर हंटर्स को तुम बेहोश मिले और वहां पर कोई भी दूसरा तहखाना नहीं था। ये बात जानकर जिन्वू हैरान रह जाता है। यहाँ जिनचुल जिन्वू से पूछता है कि क्या हाल ही में तुम्हें अपनी पावर्स दोबारा से जागने का एहसास हुआ है। यहाँ जिन्वू को ये सुनकर ऐसा लगता है कि उसकी सेकंड अवेकनिंग हो गई है और उसके अंदर शायद कुछ नई पावर्स आ गई हैं। इसी वजह से जिनचुल उससे ये पूछ रहा है। जिन्वू ये सोचकर काफी खुश होता है, मगर तभी जिनचुल का साथी कांगते जब जिन्वू की पावर्स को चेक करता है तो वो अभी भी ई रैंक की पावर्स ही थी, यानी कि जिन्वू की सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई। और ये बात जानने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू को अब कुछ नोटिफिकेशंस दिखाई दे रही हैं। जिन्वू कहता है कि शायद उन दोनों को ये नहीं दिखी, तभी तो उन्होंने मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। यहाँ अब जिन्वू इन नोटिफिकेशंस को ध्यान से देखने लगता है और इनमें लिखा होता है कि तुम प्लेयर बनने के लायक हो, तो क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो। साथ ही जिन्वू को पता चलता है कि अगर वो प्लेयर बनने से मना करेगा तो उसके दिल की धड़कनें 1 सेकंड से भी कम समय में रुक जाएंगी। यहाँ जिन्वू ये देख ही रहा था कि तभी उसकी बहन जिना उसके पास आती है। यहाँ जिना जिन्वू के लिए काफी परेशान थी और वो जिन्वू पर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि अगर आज के बाद तुम्हें चोट लगी तो मैं अपना स्कूल छोड़ दूंगी और तुम्हें कभी भी दोबारा हंटर का काम नहीं करने दूंगी। यहीं अब जिन्वू अपने सामने मौजूद नोटिफिकेशंस की स्क्रीन को जिना को भी दिखाता है, लेकिन जिना को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी जिन्वू बात को घुमा देता है। इसके बाद जिना हॉस्पिटल से चली जाती है। फिर जिन्वू अपनी सारी नोटिफिकेशंस को पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि जो नोटिफिकेशंस उसे मिल रही हैं वो किसी तरह की सिस्टम की हैं, जो कि एक प्लेयर की ग्रोथ के लिए बनाया गया है। और अगर इस सिस्टम के ऑर्डर को कोई प्लेयर फॉलो नहीं करेगा तो उसे सजा भी मिलेगी। लेकिन ये बात जिन्वू को समझ नहीं आती। तभी उसे एक डेली मिशन मिलता है जिसके अंदर उसे पुशअप, सेटअप्स, स्क्वाट्स और रनिंग जैसी कुछ एक्सरसाइज करनी थी। साथ ही इसमें लिखा होता है कि अगर जिन्वू अपने इस डेली टास्क को पूरा नहीं करेगा तो उसे सजा मिलेगी। यहाँ इस टास्क को पूरा करने का टाइम भी चल रहा था, लेकिन जिन्वू को ये सब अभी समझ में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ जिनचुल अब चेयरमैन गो को इस डबल डंजन के केस की सारी बातें बता देता है और चेयरमैन गो जिनचुल से इस केस की अच्छे से छानबीन करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू जब हॉस्पिटल में सो रहा था तो तभी उसका डेली मिशन का टाइम खत्म हो जाता है और फिर यहाँ अचानक से भूकंप आने लगता है, जिससे जिन्वू बेड से नीचे गिरता है और तब वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उस पर हमला करने लगता है। तभी जिन्वू को नोटिफिकेशन से पता चलता है कि ये सजा उसे मिशन ना पूरा करने की वजह से मिल रही है और अब उसे इस मॉन्स्टर के सामने 3 घंटे तक सरवाइव करना होगा। ये देखकर अब जिन्वू इस मॉन्स्टर से बचकर भागने लगता है और दिए गए समय का खत्म होने का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स को जिन्वू अपने रूम में नहीं मिलता और ये देखकर वो डॉक्टर्स जिन्वू के लिए परेशान हो जाती हैं और उसे ढूंढने लगती हैं। इस तरफ जिन्वू काफी देर तक मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था, लेकिन अब तभी वो मॉन्स्टर जिन्वू को खाने वाला था, मगर तभी टाइम खत्म हो जाता है और जिन्वू वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। इससे जिन्वू समझ जाता है कि ये सिस्टम बिल्कुल रियल है और उसे हर बार मिशन ना पूरा करने पर सजा भी मिलेगी। इस तरफ हम जूही को भी देखते हैं जो कि अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। यहाँ अब जूही को एक डी रैंक के पोर्टल के बारे में पता चलता है जो कि रोड के बीचों बीच अचानक से खुल गया था और जूही को वहां पर जाने का मिशन मिलता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जिन्वू भी होश में आ गया है और वो ठीक हो रहा है। जूही जिन्वू के होश में आने की बात सुनकर काफी खुश होती है और फिर अगले दिन हॉस्पिटल भी जाती है। लेकिन यहाँ पर जिन्वू जूही के आने से पहले ही अपने डेली मिशन के हिसाब से एक्सरसाइज करने में लगा होता है।
जिन्वो को अब सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगता है और साथ ही जिन्वो को पता चलता है कि उसे मिशन पूरा करने पर बदले में कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और यहाँ पर जिन्वो को कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं जिससे जिन्वो अपनी एबिलिटी जैसे कि स्पीड, पावर और स्ट्रेंथ काफी बढ़ा सकता है। यहाँ जिन्वो अपने पॉइंट से अपनी ताकत को और बढ़ा लेता है। इसके बाद जब जिन्वो अपने दिन के आखिरी मिशन को भी पूरा कर लेता है तो तभी यहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से एक चाबी निकलती है जो कि एक अजीब से डंजन की थी। जिन्वो को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये चाबी कहाँ की है। फिर इसके बाद जिन्वो अपनी माँ के पास जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि 4 साल पहले अचानक से एक दिन जिन्वो की माँ बेहोश हो गई थी और तब डॉक्टर्स ने जिन्वो को बताया था कि तुम्हारी माँ इटर्नल स्लीप में चली गई हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि पोर्टल्स के खुलने की वजह से काफी सारे लोगों में दिखी है और अब तुम्हारी माँ शायद कभी भी ना उठे। ये सारी बातें जानने के बाद जिन्वो अपनी माँ के हॉस्पिटल के खर्चे और अपनी बहन की पढ़ाई के खर्चे को उठाने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करने लगा था और फिर ऐसे ही एक दिन उसके अंदर की पावर्स जाग गई थी और तब जिन्वो हंटर बन गया था। लेकिन वो ई रैंक का हंटर था और वो मिशन के दौरान ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था। इसी वजह से सभी लोग उसकी कमजोरी का मजाक बनाने लगे थे। अब यहाँ कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ अब जिन्वो अपने मिशन को पूरा करने पर मिली हुई चाबी को निकालता है और तभी उसके सामने एक डोर आ जाता है। जिन्वो उस डोर को खोलता है और अंदर चला जाता है। तभी वो दरवाजा बंद होता है और जिन्वो अब बाहर नहीं जा पाता। लेकिन तभी यहाँ पर एक लेडी आसानी से वहाँ से बाहर निकल जाती है। ये देखकर जिन्वो समझ जाता है कि वो किसी और डायमेंशन में है और यहाँ पर होने वाली चीजों का असर असली दुनिया में नहीं होगा। यहाँ जिन्वो को अब अंदर जाने से काफी डर लगता है क्योंकि वो अभी भी एक ई रैंक का हंटर था। लेकिन जिन्वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तभी जिन्वो के सामने 3 गॉब्लिन मॉन्स्टर आते हैं और जिन्वो पर हमला करने लगते हैं। लेकिन जिन्वो इनसे फाइट करता है और क्योंकि जिन्वो की ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी इसी वजह से जिन्वो इन मॉन्स्टर्स को आराम से हरा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और वोल्फ मॉन्स्टर आ जाता है जो कि पहले वाले मॉन्स्टर से काफी ज्यादा ताकतवर था और उसे देखकर जिन्वो को अब डर लगने लगता है। उसके पैर कांपने लगते हैं और तभी ये मॉन्स्टर जिन्वो पर हमला करता है और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जैसे ही जिन्वो पर हमला करता है तो जिन्वो आसानी से उससे बच जाता है और जिन्वो को पता चलता है कि सिस्टम की वजह से उसकी ताकत के साथ साथ उसकी स्पीड भी बढ़ गई है। यहाँ जिन्वो अब अपने अंदर के डर को भी निकाल देता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। मगर यहाँ वो मॉन्स्टर जिन्वो से काफी ज्यादा पावरफुल था और यहाँ पर जिन्वो के पास अच्छे हथियार भी नहीं थे। तभी जिन्वो को सिस्टम का स्टोर याद आता है और जिन्वो सिस्टम के स्टोर में हथियारों को देखता है और उसके अंदर से एक तलवार को बाहर निकाल लेता है। फिर जिन्वो एक ही वार में उस मॉन्स्टर के सर को 2 हिस्सों में काट देता है। इसके बाद 2 और मॉन्स्टर्स जिन्वो की तरफ आने लगते हैं। जिन्वो इन मॉन्स्टर्स को भी मारने लगता है और फिर ये मॉन्स्टर्स डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ अब तभी जिन्वो अपने लेवल को देखता है जो कि अब बढ़ चुका था। जिन्वो समझ जाता है कि इस तरह फाइट करने से उसकी ताकत और जल्दी बढ़ेगी। साथ ही यहाँ पर जिन्वो की एबिलिटीज भी पहले से बढ़ गई होती हैं और ये सब देखकर जिन्वो और ज्यादा ताकतवर बनने के बारे में सोचता है। यही जिन्वो ये सोचता है कि क्या इन मॉन्स्टर्स को मारने से उसे माना स्टोन मिलेंगे। लेकिन तभी सिस्टम उसे माना स्टोन के बदले में एक मॉन्स्टर का दांत देता है और फिर जिन्वो उस चीज को इसी सिस्टम को बेचता है जिसके बदले में उसके पास 20 गोल्डन कॉइन हो जाते हैं। यहाँ जिन्वो ये देखकर समझ जाता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो सब बिल्कुल एक गेम की तरह है और उसे भी एक गेम के प्लेयर की तरह ही इस गेम को खेलकर आगे बढ़ना होगा और अपने लेवल को बढ़ाकर पावरफुल बनना होगा। यहाँ अब जिन्वो ये सोच ही रहा था कि तभी काफी सारे और मॉन्स्टर्स जिन्वो पर हमला करने आने लगते हैं। लेकिन जिन्वो अब मरने से नहीं डरता। वो कहता है कि उस डंजन में जो मैंने देखा था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जिन्वो अब अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स से लड़ने लगता है और जिन्वो एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और ऐसा करने से उसका लेवल भी बढ़ता है। यह अब जिन्वो इन मॉन्स्टर्स को हरा देता है। लेकिन इस सब में जिन्वो की वो तलवार भी अब खराब हो रही होती है। तभी जिन्वो अपने हथियारों को देखता है जिसमें उसे एक ऐसा स्टोन भी मिलता है जो कि उसे यहाँ से टेलीपोर्ट करके तुरंत ही यहाँ से बाहर निकाल सकता है। ये देखकर जिन्वो घर वापस जाने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी जिन्वो को याद आता है कि अगर वो यहाँ से चला गया तो शायद उसे आसानी से अपनी पावर बढ़ाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा और ये सोचकर जिन्वो वापस नहीं जाता और इस डंजन के बॉस की तरफ जाने लगता है। इस तरफ हम जूही को भी देखते हैं। उसके पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसे तुरंत ही उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर वो पोर्टल खुला था क्योंकि अब पोर्टल के अंदर दरार आ चुकी है और वहाँ से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। ये सुनकर जूही तुरंत ही वहाँ पर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जिन्वो डंजन में मॉन्स्टर्स को मारते मारते आगे बढ़ता रहता है और अपने लेवल और पावर को भी काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। यहाँ जिन्वो की पावर इन मॉन्स्टर्स को मारने से अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जिन्वो अभी भी ये सोच रहा था कि वो अकेले शायद इस डंजन के बॉस को नहीं हरा पाएगा और इसी वजह से जिन्वो को आगे जाने में डर भी लग रहा होता है। मगर जिन्वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है
और तभी उसके सामने इस डंजन का बॉस आता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और दिखने में काफी बड़ा होता है। यहाँ उसके एक ही वार में जिन्वो की तलवार टूट जाती है और जिन्वो को अब समझ नहीं आता कि वो बिना हथियार के इस मॉन्स्टर से आखिर कैसे लड़ेगा। अब तभी वो मॉन्स्टर जिन्वो पर दोबारा हमला करता है और जिन्वो काफी घायल हो जाता है। लेकिन जिन्वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है। वो सोचता है कि मेरे कमजोर होने की वजह से सभी लोग मेरा मजाक बनाते थे, इसीलिए अब मुझे ताकतवर बनना होगा। यहाँ जिन्वो अब अपनी पूरी ताकत से इस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है, मगर ये मॉन्स्टर जिन्वो पर काफी भारी पड़ता है। लेकिन जिन्वो को इससे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जिन्वो इस बॉस पर अपनी टूटी हुई तलवार से ही हमला करता है। यहाँ जिन्वो इस मॉन्स्टर की गर्दन पर हमला करके इसे खत्म कर देता है। और अब बॉस के मरने के बाद जिन्वो को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसके अंदर उसे एक नाइफ मिलता है और साथ ही एक वेनम ग्लैंड नाम का लिक्विड भी मिलता है। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। फिर इसके बाद जिन्वो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है तो तभी एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुमने आज की न्यूज नहीं देखी क्या, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन तभी जिन्वो ऑफिसर को बताता है कि मैं एक हंटर हूँ। ये बात सुनकर ये ऑफिसर तुरंत ही जिन्वो को उसी जगह ले जाने लगता है जहाँ पर उस पोर्टल में दरार आ गई थी और वहाँ से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे थे। इसके बाद जिन्वो वहाँ जाकर देखता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर पोर्टल से बाहर आ गया है और वो सभी लोगों में दहशत मचा रहा है। यहाँ उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए ई और डी रैंक के हंटर्स की एक टीम बनाई गई होती है और साथ ही यहाँ पर कुछ हीलर्स भी होते हैं। लेकिन वो सब मिलकर भी इस डंजन के बॉस को हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि इस डंजन के बॉस का कवच काफी ज्यादा पावरफुल था। यही जिन्वो को जूही भी दिखती है जो कि अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी और वो यहाँ भी काफी डरी हुई होती है और किसी की भी मदद नहीं कर पाती। ये देखकर अब जिन्वो दूर से ही अपनी टूटी हुई तलवार से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, जिससे उस मॉन्स्टर का कवच टूट जाता है। और तभी बाकी हंटर्स मिलकर तुरंत ही उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं और उसे हरा देते हैं। लेकिन तभी एक हंटर देखता है कि असल में तो इस तलवार की वजह से उस मॉन्स्टर का कवच टूटा था। यहाँ वो हंटर ऑफिसर से पूछता है कि ये तलवार किसकी थी। तभी वो ऑफिसर उसे जिन्वो को दिखाने वाला होता है, लेकिन जिन्वो यहाँ से जा चुका था। यहाँ ये हंटर सोचता है कि जरूर वो हंटर काफी पावरफुल हंटर होगा जिसने एक ही वार में इस मॉन्स्टर का कवच तोड़ दिया। यही जूही भी जिन्वो को देख लेती है और हम देखते हैं कि जिन्वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो पहले की तरह वीक नहीं था और अब जिन्वो के अंदर नई पावर्स आ गई होती हैं। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वो को देखते हैं जो कि सिस्टम के मुताबिक एक्सरसाइज कर रहा था और अब जिन्वो की बॉडी काफी अच्छी हो गई होती है, जो देखकर हॉस्पिटल की नर्स तो उस पर फिदा होने लगती हैं। यहीं पर हम बेक नाम के एक एस रैंक के हंटर को भी देखते हैं जो कि एक इंटरव्यू में बात करता है और कहता है कि हम जैसे एस रैंक के हंटर्स को रोज कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि हमारी बॉडी को कुछ भी नुकसान ना हो। यही जिन्हा इस इंटरव्यू को देखती है और फिर जिन्वो को उठाती है। यहाँ जिन्हा जिन्वो की बॉडी को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिर इतनी जल्दी जिन्वो की बॉडी ऐसी कैसे हो गई। इसके बाद जिन्वो जिन्हा को एक अम्ब्रेला देकर स्कूल भेजता है। फिर जिन्वो सिस्टम में मिले पॉइंट्स को देखता है और बहुत सोच समझकर उन पॉइंट्स को अपनी एबिलिटीज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। यहीं अब तभी जिन्वो के घर का ओनर जिन्वो के पास फोन करता है और जिन्वो से घर का रेंट मांगता है। ये सुनकर अब जिन्वो पैसे कमाने के लिए दोबारा से मिशंस पर जाने के बारे में सोचता है। यहाँ जिन्वो सोचता है कि उसे अब कुछ ऊंची रैंक के पोर्टल्स में रेड पर जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर उसने अचानक से ऐसा कर दिया तो सभी लोगों को उस पर शक होने लगेगा और प्रेस वाले भी इस बारे में बात करने लगेंगे। ये सोचकर अब जिन्वो ऊंची रैंक के पोर्टल में नहीं जाता। तभी जिन्वो को कुछ और हंटर्स के पास से एक रेड पर जाने का ऑफर आता है। जिन्वो अपने सिस्टम के डेली मिशन को पूरा करते हुए उन हंटर्स के पास पहुंच जाता है। यहाँ जिन्वो को डोंगसू नाम का एक हंटर मिलता है जो कि अपनी टीम का लीडर था। डोंगसू जिन्वो को बताता है कि हम तुम्हें इसीलिए अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमें बस अपनी टीम को पूरा करना है, क्योंकि जब तक हम 8 लोग नहीं हो जाते तब तक हम सी रैंक के पोर्टल में एंटर नहीं हो सकते। साथ ही डोंगसू जिन्वो से कहता है कि तुम पोर्टल के अंदर जाकर किसी भी मॉन्स्टर से मत लड़ना और तुम बेफिक्र होकर बस हमारे पीछे चलते रहना और इसके बदले में हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। ये सुनकर जिन्वो हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कोई उसे बिना लड़ाई के 20 लाख रुपए कैसे दे सकता है। यहाँ जिन्वो इनसे पूछता है कि आखिर मुझे क्या करना होगा। इस पर डोंगसू जिन्वो से कहता है कि तुम्हें बस हमारे बैग उठाने होंगे जिनके अंदर हमारा कुछ सामान है और कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं। ये सुनकर जिन्वो डोंगसू से पूछता है कि क्या हमारे साथ कोई हीलर नहीं है। इस पर डोंगसू जिन्वो से कहता है कि हम लोग हमेशा ही बिना हीलर के रेड पर जाते हैं और हमें हीलर की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये बात जिन्वो को काफी अजीब लगती है। यहाँ जिन्वो अब डोंगसू का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है जिसमें लिखा था कि अगर तुम पोर्टल में मारे जाओगे तो इसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये पढ़ने के बाद जिन्वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। यहाँ अब तभी जिन्वो के पास डी रैंक का वही हंटर जिन्हो आता है जो कि कुछ समय पहले ही हंटर बना था।
यहाँ जिनवो जिन्हो के कवच और तलवार को देखकर समझ जाता है कि जरूर जिन्हो किसी अमीर परिवार से आता है। इसके बाद ये सभी लोग पोर्टल के पास जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग पोर्टल को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ जिनवो जिन्हो से कहता है कि हमें अंदर रहने वाले मॉन्स्टर्स की चिंता करनी चाहिए, न कि पोर्टल की। जिनवो जिन्हो को बताता है कि खतरा अगर बी रैंक या फिर उससे बड़ी रैंक का होता तो इस काम को हंटर गिल्ड ही संभालती, लेकिन ये पोर्टल सी रैंक का है, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। मगर यहाँ जिनवो की बातें जिन्हो को समझ नहीं आती क्योंकि वो हाल ही में हंटर बना था। यहाँ अब जिनवो और बाकी सभी लोग पोर्टल के अंदर जाते हैं, जहाँ जिनवो को ये गुफा भी बिल्कुल उसी डबल डंजन की तरह लगती है। अब ये सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जिन्हो जिनवो से स्टोन के बारे में पूछता है। फिर जिनवो जिन्हो को बताता है कि स्टोन अलग अलग तरह के होते हैं। जो स्टोन हमें सुरंग में मिलते हैं उन्हें माना स्टोन कहा जाता है, और जो स्टोन हमें मॉन्स्टर्स को मारने से मिलते हैं उन्हें एसेंस स्टोन कहा जाता है। यहाँ ये सभी लोग बातें करते करते आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी जिनवो को कुछ मॉन्स्टर्स के आने की आवाज आती है। जिनवो सभी लोगों को चेतावनी देता है और बताता है कि कई सारे मॉन्स्टर्स हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर सारे हंटर्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी इंसेक्ट जैसे मॉन्स्टर्स इनकी तरफ आने लगते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। फिर ये सभी लोग इन मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं और डोंगसू और उसकी पूरी टीम मिलकर मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आराम से खत्म कर देते हैं। यहाँ डोंगसू जिनवो से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि मॉन्स्टर्स हम पर हमला करने आ रहे हैं। इस पर जिनवो कहता है कि मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। यहीं अब डोंगसू के साथ ही इन मरे हुए मॉन्स्टर्स को देखते हैं और इनके शरीर पर पहले से भी चोट के निशान थे। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर इस जगह पर और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं और उनकी इनसे लड़ाई हो गई होगी। यहीं डंजन में जिनवो जिन्हो से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सूट कहाँ से मिला। इस पर जिन्हो जिनवो को बताता है कि ये मेरे डैड ने मुझे दिलवाया है क्योंकि ये मेरी पहली रेड है। वहीं दूसरी तरफ हम व्हाइट टाइगर गिल्ड के हंटर, जो कि वही एस रैंक हंटर बेक होता है, उसे देखते हैं। वो अपनी ट्रेनिंग के समय एक बहुत बड़े पत्थर को आसानी से तोड़ देता है, जिससे पता चलता है कि बेक काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं डंजन में जिनवो और बाकी सभी लोग गुफा में काफी अंदर तक आ जाते हैं, लेकिन यहाँ जिनवो को अब डोंगसू पर शक होने लगता है। साथ ही ने यहाँ पर इस सुरंग में कोई भी जिंदा मॉन्स्टर नहीं मिलता और यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स मरे हुए पड़े थे। अब तभी इन सभी लोगों को कई सारे माना क्रिस्टल दिखाई देते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ डोंगसू भी ये देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि अब तो मैं अपने भाई से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। यहाँ डोंगसू अपनी टीम से इन माना क्रिस्टल्स को 7 हिस्सों में बांटने के लिए कहने लगता है। तभी जिन्हो का कॉन्ट्रैक्ट देखता है और फिर डोंगसुक से कहता है कि हमें जिन्वो को भी इन माना क्रिस्टल्स में से हिस्सा देना चाहिए। ये सुनकर डोंगसुक कहता है कि हाँ, हम जिन्वो को भी हिस्सा जरूर देंगे। लेकिन अब तभी ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद एक बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सो रहा था और ये लोग समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर इस डंजन का बॉस है। यहाँ डोंगसुक सभी लोगों से कहता है कि हमें इस मॉन्स्टर को हराने से पहले ही सारे क्रिस्टल्स को बाहर निकालना होगा, क्योंकि बॉस के मरने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाएगा। यहाँ अब डोंगसुक अपने लोगों से खुदाई का सामान मांगता है, मगर डोंगसुक के साथी खुदाई के सामान को सुरंग के बाहर ही छोड़ाए थे। इसीलिए अब डोंगसुक जिन्वो और जिन्हो को यहीं रुकने के लिए बोलता है और खुद अपने साथियों के साथ यहाँ से बाहर सामान लेने जाने लगता है। ये देखकर जिन्वो समझ जाता है कि डोंगसुक और उसके लोग इन्हें यहाँ पर धोखा देकर जा रहे हैं और इन लोगों का शुरू से ही यही प्लान था। यहीं डोंगसुक भी अपने एक साथी से जिन्वो और जिन्हो को उस मॉन्स्टर के पास कैद करा देता है और फिर ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। यहीं जिन्वो को अब सोंग की वही बात याद आती है जब सोंग ने उसे बताया था कि इस काम में कुछ ऐसे हंटर्स भी तुम्हें मिल सकते हैं जो कि अपने से छोटी रैंक के हंटर्स का फायदा उठाते हैं और उन्हें तहखाने में फंसाकर उन्हें मार देते हैं और कभी भी पकड़े नहीं जाते। यहीं डोंगसुक से धोखा खाने के बाद जिन्वो और जिन्हो को काफी दुख होता है। यहाँ जिन्हो जिन्वो से कहता है कि अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं करता तो शायद डोंगसुक हमें मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ता। मगर ये सुनकर जिन्वो जिन्हो से कहता है कि डोंगसुक और उसके लोग पहले से ही हमें मारने का मौका ढूंढ रहे थे और अब वो लोग हमें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ गए हैं। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इस डंजन का बॉस भी नींद से जाग जाता है और इनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर जिन्हो जिन्वो से कहता है कि तुम पीछे रहो, मैं इससे लड़ता हूँ। मगर जिन्वो, जो कि अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था, वो अब मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पूरा तैयार हो जाता है और जिन्वो इस डंजन के बॉस से लड़ने के लिए जाने लगता है। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब छठे एपिसोड की शुरुआत में हम डोंगसुक और उसके साथियों को देखते हैं जो कि डंजन के बॉस से काफी दूर आ चुके थे। यहाँ डोंगसुक का एक साथी डोंगसुक से पूछता है कि आखिर तुमने जिन्वो और जिन्हो को खुद क्यों नहीं मारा। इस पर अब डोंगसुक अपने साथी से बोलता है कि जिन्वो और जिन्हो दोनों ही बहुत कमजोर हैं और वो डंजन का बॉस उन दोनों को आसानी से मार देगा और फिर उन्हें खाकर सो जाएगा, जिसके बाद हम लोग आसानी से यहाँ से माना क्रिस्टल निकाल सकते हैं। साथ ही डोंगसुक अपने साथियों से कहता है कि अगर हम लोग उस मॉन्स्टर की वजह से माना क्रिस्टल नहीं ले पाए तो तब भी हम जिन्हो का कवच और तलवार ले लेंगे और उसे बेचकर हमें काफी पैसे मिल जाएंगे। यहाँ डोंगसुक को पूरा यकीन होता है कि वो मॉन्स्टर जिन्वो और जिन्हो को मार ही देगा।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिनवू अब मॉन्स्टर से लड़ाई करने जाने लगता है, मगर जिन्हो जिनवू को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि तुम ई रैंक के हंटर हो, तुम अकेले इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाओगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जिनवू को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि वो इस मॉन्स्टर को आसानी से हरा देगा। इसी वजह से जिनवू इस बॉस से फाइट करने जाने लगता है, लेकिन फिर जिनवू के हमलों का इस बॉस पर कुछ भी असर नहीं होता, मगर जिनवू अपनी स्पीड को तेज कर लेता है और फिर मॉन्स्टर पर हमला करता रहता है। ये देखकर जिन्हो तो हैरान रह जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जिनवू ई रैंक का हंटर नहीं हो सकता, वो जरूर कोई ऊंची रैंक का हंटर है जो कि दुनिया से अपनी रैंक छुपा रहा है। यही जिनवू मॉन्स्टर पर लगातार हमला करते करते काफी थक जाता है। तभी जिनवू अपना दिमाग चलाता है और मॉन्स्टर के कमजोर हिस्से पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर अब तभी ये मॉन्स्टर जिनवू के ऊपर एसिड फेंकता है, लेकिन जिनवू उससे बच जाता है और फिर सिस्टम की मदद से अपनी स्पीड को और बढ़ाता है और फुल स्पीड से जिनवू मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और उस मॉन्स्टर पर लगातार अपने हथियार से बार बार हमला करता है, जिससे वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। यहाँ मॉन्स्टर के मरने के बाद जिनवू का लेवल भी काफी बढ़ जाता है। यही जिनवू अब उस मॉन्स्टर के अंदर से एक स्टोन निकाल लेता है। ये सब देखकर जिन्हो तो बिल्कुल हैरान था और जिन्हो अब जिनवू को बॉस कहकर पुकारने लगता है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद डोंगसुक और उसकी टीम भी आ जाती है और यहाँ वो सभी लोग जिनवू और जिन्हो को जिंदा देखकर काफी हैरान थे। यहाँ डोंगसुक को लगता है कि जिन्हो डी रैंक का हंटर है और उसके पास इतना महंगा कवच और तलवार भी है, तो हो सकता है कि जिन्हो ने ही इस बॉस को हराया हो। इसी वजह से अब डोंगसुक जिन्हो के पास आता है और उससे कहता है कि अगर तुमने अभी जिनवू को मार दिया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लूंगा, इसीलिए तुम बस जल्दी से जिनवू को मार दो। मगर जिन्हो ऐसा नहीं करता और उन सभी लोगों की तरफ ही अपनी तलवार को पॉइंट कर लेता है और जिनवू को मारने से मना करने लगता है। ये सुनकर अब डोंगसुक और उसकी टीम भी इन दोनों को मारने के लिए आने लगती है और तभी ही जिनवू को सिस्टम भी एक अर्जेंट मिशन देता है, जिसमें जिनवू को इन सभी लोगों को मारने के लिए कहा जाता है जो कि प्लेयर यानी कि जिनवू को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ जिनवू ये सब पढ़ ही रहा था कि तभी डोंगसुक का एक साथी जिनवू पर हमला करता है और उसे काफी दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ हंटर्स को भी देखते हैं जो कि चा हेइन यानी कि एस रैंक वाली हंटर की बात कर रहे थे और ये लोग चा हेइन की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसने ए रैंक के मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा दिया था, वो काफी ताकतवर है। इधर डंजन में डोंगसुक के उस साथी के जिनवू पर हमला करने की वजह से जिनवू को काफी चोट लग जाती है और अब सभी लोग समझते हैं कि जिनवू मर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और यहाँ जिनवू भी ये बात समझ जाता है कि अगर उसे इस मतलबी दुनिया में सरवाइव करना है तो उसे इन मतलबी लोगों को मारना पड़ेगा। यहाँ अब जिनवू दोबारा उठकर इन लोगों के पास आने लगता है और ये देखकर सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं और उसे इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर कहने लगते हैं। लेकिन तभी जिनवू डोंगसुक के एक साथी का सर काट देता है और उसे मार देता है, जिससे जिनवू को दिए गए मिशन में 6 लोगों में से वो एक को किल कर देता है। यहाँ जिनवू को ऐसा करते देख सभी लोग हैरान थे और सोचते हैं कि ई रैंक का हंटर अपने से ऊंची रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है। यहीं जिनवू ने भी पहली बार एक इंसान को मारा था और ऐसा करके उसे अंदर से बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन जिनवू सोचता है कि अगर वो इन लोगों को नहीं मारेगा तो ये लोग उसे मार देंगे। इसीलिए अब जिनवू दूसरे लोगों पर भी हमला करता है और देखते ही देखते जिनवू डोंगसू की पूरी टीम को खत्म कर देता है। ये देखकर डोंगसू को अब काफी गुस्सा आता है और डोंगसू अपनी फुल पावर से जिनवू पर हमला करता है, मगर जिनवू बहुत ही आसानी से डोंगसू को जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर डोंगसू अब जिनवू से माफी मांगने लगता है और खुद को छोड़ देने के लिए बोलता है, मगर जिनवू कहता है कि आज तुमने मुझे 3 बार जान से मारने की कोशिश की और अब तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहे हो। यहाँ जिनवू डोंगसू की बात नहीं सुनता और उसे जान से मार देता है। इसके बाद जिनवू का मिशन भी पूरा हो जाता है और साथ ही ये पोर्टल भी अब बंद होने लगता है। ये देखकर जिनवू और जिन्हो दोनों पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। फिर ये दोनों हंटर एसोसिएशन को बताते हैं कि सारे हंटर्स को मॉन्स्टर्स ने मार दिया और हम दोनों किसी तरह से बचकर वहां से निकल आए हैं। यहाँ हंटर एसोसिएशन की वो लड़की सोचती है कि जरूर डी रैंक के हंटर जिन्होंने बाकी मॉन्स्टर्स को मारकर जिनवू को बचा लिया होगा और ये लोग इस तरह बाहर आ गए होंगे। यहीं जिनवू को सिस्टम का मिशन पूरा करने की वजह से अब कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और यहाँ जिन्हो भी जिनवू की काफी तारीफ करता है और हम देखते हैं कि जिनवू अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम हंटर एसोसिएशन के उसी मेंबर जिनचुल को देखते हैं। उसके पास एक आदमी आता है और बताता है कि पास ही के एक पोर्टल में 6 हंटर मारे गए और 2 नीची रैंक के हंटर ही जिंदा बच पाए हैं। लेकिन अजीब बात तो यह है कि उन दोनों ने ऊंची रैंक के मॉन्स्टर को भी मार दिया। ये बात जिनचुल को थोड़ी अजीब लगती है, मगर वो इस मामले पर गौर नहीं करता। तभी उसे पता चलता है कि जो 2 हंटर उस पोर्टल से जिंदा बाहर आए हैं उनमें से एक जिनवू भी है, जो कि पहले भी उस डबल डंजन को सरवाइव कर चुका है। ये बात जानकर जिनचुल हैरान रह जाता है, क्योंकि वो पहले भी जिनवू से मिला था और तब भी उसे जिनवू में कुछ अजीब दिखा था। यह अब जिनचुल इस केस की फाइल को देखने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि इस सब में डोंगसुक भी मारा गया, जो कि बहुत बड़े एस रैंक के हंटर डोंगसू का भाई है। वहीं दूसरी तरफ जिनवू
अब अपने घर आता है। यहाँ पर वो बाहर से जिन्हा के लिए खाना लाया था और फिर खाना खाते समय जिन्हा जिन्वू से पूछती है कि तुम्हें इस बार चोट नहीं लगी, क्या तुम्हारी टीम बहुत पावरफुल थी। ये सुनकर अब जिन्वू डोंगसुक और उसके साथियों के बारे में सोचता है जिन्हें कि जिन्वू ने मार दिया। यहाँ जिन्वू को इंसानों को मारकर थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन जिन्वू इस बात का अब ज्यादा अफसोस नहीं करता और सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खुद को बेहतर करता रहेगा। यह अब जिन्वू ड्रिंक भी करता है, लेकिन तभी जिन्वू को नोटिफिकेशंस मिलती हैं और उसे पता चलता है कि ड्रिंक उसके शरीर के लिए हानिकारक है और इसी वजह से सिस्टम उसे रिकवर कर रहा है, जिससे अब जिन्वू को कोई भी नशा नहीं होता। ये जानकर जिन्वू काफी सारी ड्रिंक पी लेता है और इस सब से उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर जिन्वू समझ जाता है कि पावर बढ़ने की वजह से उस पर अब ड्रिंक का कोई असर नहीं होगा। अब इसके बाद जब जिन्वू सो रहा था तो तभी उसके पास जिन्हा आती है और बताती है कि तुम्हारे लिए किसी जिन्हो नाम के हंटर की कॉल आई है। इसके बाद जिन्वू जिन्हो से मिलने जाता है और जिन्वू जिन्हो को थैंक्स भी बोलता है, क्योंकि जिन्हो ने किसी को भी नहीं बताया कि उस डंजन में जिन्वू ने ही डोंगसुक और उसके साथियों को मारा था। अब यहाँ पर जिन्हो जिन्वू से उसके साथ एक टीम बनाने के लिए बोलता है, लेकिन जिन्वू जिन्हो की टीम में शामिल होने से मना कर देता है। जिन्वू से कहता है कि मुझे बस अब 19 रेड और पूरी करनी है ताकि मैं एक गिल्ड मास्टर बन जाऊं। यहाँ जिन्हो के डैड यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक थे और वो खुद की एक गिल्ड बनाना चाहते थे और जिन्हो चाहता है कि वो जिन्वू की मदद से 19 पोर्टल्स को और पूरा कर दे, जिसके बाद उसकी 20 रेड पूरी हो जाएंगी और वो एक गिल्ड मास्टर बन सकता है और अपने भाई को पीछे छोड़कर अपने डैड की गिल्ड को संभाल सकता है। यहाँ जिन्हो जिन्वू को ये सब बताता है और उसकी हंटर गिल्ड में शामिल होने के लिए कहता है। साथ ही जिन्हो जिन्वू से कहता है कि अगर तुम अपनी शक्तियां छुपाकर पोर्टल्स में रेड करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। यहाँ जिन्हो जिन्वू को अपने साथ जुड़ने के बदले में एक बिल्डिंग भी देने का वादा करता है जो कि काफी महंगी थी। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद जिन्वू सोचता है कि अब वो लेवल अप कर रहा है और कुछ समय बाद तो वो आराम से ही इतने पैसे कमा लेगा, इसीलिए उसे जिन्हो के साथ जुड़ने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सोचकर जिन्वू जिन्हो के ऑफर को रिजेक्ट करता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डोंगसुक के भाई डोंगसू को देखते हैं, जो कि एक एस रैंक का हंटर है और उसे अपने भाई की मौत की खबर सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो समझ जाता है कि उसके भाई का मर्डर हुआ है और उसके भाई की मौत का जिम्मेदार जिन्वू और जिन्हो है। यहाँ डोंगसू अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि अगर मैं किसी और देश में रहते हुए यहाँ पर किसी को मार दूं तो क्या होगा। यहाँ डोंगसू जिन्वू और जिन्हो को ही मारने की बात कर रहा था। ये जानकर डोंगसू के असिस्टेंट डोंगसू को बताती है कि अगर आपने यहाँ पर रहते हुए किसी का मर्डर कर दिया तो आप पर कार्यवाही होगी, लेकिन आप एक हंटर हैं, इसी वजह से आप अपनी सजा को थोड़ा कम भी करवा सकते हैं। ये बात सुनकर डोंगसू जिन्वू और जिन्हो को ढूंढकर उन्हें मारने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि आप अभी कुछ दिनों तक बुक हो और आपको कुछ दिनों बाद ही टाइम मिल पाएगा। यहाँ अब डोंगसू बेसब्री से जिन्वू और जिन्हो को मारने का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू अपने सिस्टम से मिले मिशन को पूरा करता है और 10 किलोमीटर दौड़ता है, लेकिन मिशन पूरा होने के बाद भी सिस्टम में उसकी रनिंग ऐड हो रही होती है और ये देखकर जिन्वू अब और दौड़ना शुरू कर देता है और अपने मिशन से डबल एक्सरसाइज करता है, जिससे जिन्वू को काफी सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। यहाँ जिन्वू को एक रिवॉर्ड में एक बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर से एक चाबी निकलती है और जिन्वू को पता चलता है कि ये चाबी एक किले की है जिसके अंदर एस रैंक जितना खतरा हो सकता है। साथ ही जिन्वू को पता चलता है कि इस मॉन्स्टर के किले में उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ भी मिल सकता है, जो कि एक ऐसा लिक्विड है जो हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है। ये जानकर जिन्वू सोचता है कि अगर वो एलेक्सर ऑफ लाइफ को हासिल कर ले तो वो अपनी माँ की इटर्नल स्लीप बीमारी को भी ठीक कर सकता है, जिसके बाद उसकी माँ जाग जाएंगी। लेकिन साथ ही जिन्वू को उस किले में जाने से डर भी लग रहा होता है। वो सोचता है कि अगर ये एस रैंक जितना खतरनाक है तो कहीं वो भी उन्हीं एस रैंक हंटर की तरह ना हार जाए जो कि जेजू आइलैंड पर हारे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि जब कई साल पहले जेजू आइलैंड पर रेड हुई थी तो वहाँ पर सारे एस रैंक के हंटर हार गए थे, मगर यहाँ जिन्वू अब हिम्मत करता है और एलेक्सर ऑफ लाइफ को पाने के लिए वो उसी चाबी से एक गेट खोलता है और अंदर आ जाता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी होती है। ये देखकर जिन्वू सोचता है कि अगर वो यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर से हारने लगेगा तो वो पिछली डंजन में मिले हुए उसी स्टोन की मदद से यहाँ से बाहर चला जाएगा। जिन्वू ये सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने एक 3 सरों वाला बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन जिन्वू इस मॉन्स्टर से नहीं डरता और इस पर हमला करने लगता है। मगर जिन्वू के हमलों से मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता और तभी वो मॉन्स्टर भी जिन्वू पर लगातार हमला करता है, जिससे जिन्वू की हेल्थ अब कम होने लगती है। मगर जिन्वू भी हार नहीं मानता और वो मॉन्स्टर की आंख पर हमला करता है, मगर इस सब से भी उस मॉन्स्टर पर कुछ भी असर नहीं होता और अब मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो जिन्वू पर और ज्यादा हमला करने लगता है, जिससे अब जिन्वू को और ज्यादा चोट लगती है और जिन्वू की हेल्थ काफी कम हो जाती है। यहाँ जिन्वू अब उसी टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी मॉन्स्टर के हमले से वो स्टोन जिन्वू के हाथ से छूट जाता है और दूर गिर जाता है। ये देखकर जिन्वू मॉन्स्टर से बचता है। तभी जिन्वू अपने सिस्टम का स्टोर देखता है और वहाँ से एक लिक्विड खरीद के अपनी एनर्जी को भी और बढ़ा लेता है।
इसके बाद जिन्वू को वही वेनम ग्लैंड याद आता है जो कि उसे सिस्टम की सबसे पहली डंजन से मिला था, लेकिन ये जहर काफी खतरनाक होता है। मगर जिन्वू को याद होता है कि ये सिस्टम जहरीली चीजों से उसे बचाता है और इसी वजह से अब जिन्वू इस वेनम ग्लैंड को पी लेता है और इसे पीने के बाद सिस्टम अलर्ट हो जाता है और वो जिन्वू को ठीक कर देता है। यहाँ अब जिन्वू ठीक होने के बाद दोबारा से मॉन्स्टर पर हमला करता है और जिन्वू इस मॉन्स्टर के 2 सरों को खत्म कर देता है। मगर इस सब में जिन्वू को भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है, लेकिन जिन्वू फिर भी हार नहीं मानता और वो लगातार बचे हुए मॉन्स्टर की आंख पर हमला करता जाता है और फिर आखिरकार जिन्वू उस मॉन्स्टर को भी हरा देता है और ऐसा करते ही जिन्वू का लेवल अप होने लगता है और साथ ही जिन्वू की चोट भी ठीक हो जाती है। यहाँ जिन्वू को अब एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए उसे 3 आइटम्स की जरूरत होगी जो कि उसे किले के अंदर ही मिलेंगे। लेकिन साथ ही जिन्वू को ये बात भी पता चलती है कि उसकी अभी जिससे फाइट हुई थी वो तो किले का गेटकीपर था और ये बात जानकर जिन्वू समझ जाता है कि अंदर खतरा इससे भी बड़ा होगा और अगर मैं इस हालत में अंदर गया तो मैं मारा जाऊंगा। ये सोचकर जिन्वू अब यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन जिन्वू कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 7 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। जिन्वू सोचता है कि उसे अपनी माँ को ठीक करने के लिए जल्द से जल्द एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाना होगा, जिसे बनाने के लिए उसे 3 आइटम्स की जरूरत है जो कि उसे उस किले के अंदर ही मिलेंगे। लेकिन जिन्वू किले के अंदर जाने से पहले अपने लेवल्स और पावर बढ़ाने के बारे में सोचता है। इसी वजह से अब जिन्वू जिन्हो से मिलता है और उसके ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो जिन्हो की टीम में रहकर कई सारी और रेड्स कर सके और मॉन्स्टर्स को मारकर अपना लेवल बढ़ा सके। लेकिन यहाँ पर जिन्वू जिन्हो से कहता है कि मेरी एक शर्त है और वो ये है कि हम दोनों ही अकेले पोर्टल के अंदर जाएंगे और वहाँ के बॉस से लड़ेंगे और बाकी सभी लोग बाहर ही रहेंगे ताकि मेरी पावर्स के बारे में किसी को भी पता ना चले। यहाँ जिन्हो जिन्वू की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एस रैंक हंटर चाहेइन को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। तभी जिन्हो के डैड का एक आदमी चाहेइन के पास आता है और उसे यूजिन कंस्ट्रक्शन का एक कार्ड देता है और बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन एक गिल्ड बनाने जा रही है। यहीं जिन्हो अपने डैड से बात कर रहा था। यहाँ जिन्हो के डैड उससे कहते हैं कि हंटर्स का काम काफी मुश्किल होता है और हंटर्स जो भी काम करते हैं वो कुछ बड़ी गिल्ड्स के कहने पर ही करते हैं। यहाँ जिन्हो के डैड जिन्हो से कहते हैं कि अब मैं भी एक हंटर गिल्ड बनाना चाहता हूँ ताकि इससे हमारे बिजनेस में काफी ज्यादा फायदा हो सके। इस तरफ जिन्वू फिर से अपने रोज के गोल्स को पूरा करता है और पॉइंट्स को इकट्ठा करता है, लेकिन अब जिन्वू को लिमिटेड पॉइंट्स ही मिलते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलते। ये देखकर जिन्वू काफी परेशान होता है। तभी जिन्वू अपने पुराने मिशन में मिले हुए एक बॉक्स को ओपन करता है, लेकिन उसके अंदर से भी जिन्वू को कोई खास चीज नहीं मिलती। ये देखकर अब जिन्वू जल्द से जल्द जिन्हो के साथ सी रैंक के पोर्टल्स में रेड करने के बारे में सोचता है ताकि वो अपने लेवल को बढ़ाकर पावरफुल बन सके। यही जिन्वू के पास हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक मिशन पर जाने का ऑफर भी आता है, लेकिन जिन्वू उनके ऑफर का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो अब मिस्टर सॉन्ग के पास आता है जो कि अपना एक हाथ कटने के बाद दूसरे हंटर्स को ट्रेन कर रहे थे। यहाँ मिस्टर सॉन्ग अभी भी उस डबल डंजन के हादसे को भूल नहीं पाए थे। यहाँ मिस्टर सॉन्ग जिन्हो से कहते हैं कि मैं फिर से हंटर का काम करना चाहता हूँ ताकि मैं इस सोसाइटी के लोगों की मदद कर सकूं। इस तरफ हम मिस्टर किम को भी देखते हैं जो कि उसी डबल डंजन के सर्वाइवर थे और वो अब दोबारा से अपने हंटर के काम को ज्वाइन करने का फैसला करते हैं ताकि वो पैसे कमाकर अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकें। इस तरफ जोई उसी एस रैंक हंटर बेक को अपने पास बुलाता है और बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन जल्दी ही अपनी एक गिल्ड बनाने जा रही है। यहाँ जोई बेक से जेजू आइलैंड के बारे में भी कुछ बात करता है। वहीं दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं। उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है और यहाँ जूही भी अभी भी अपने आप को पूरी तरह से नहीं संभाल पाई थी। यहाँ जूही की मॉम उससे सदमे से बाहर निकलकर अपने आप को संभालने के लिए बोलती हैं और उसे गांव वापस बुलाती हैं, लेकिन जूही अपनी मॉम की कॉल को काट देती है। यहाँ अब जूही भी फिर से अपने काम के बारे में सोचने लगती है और तभी उसके पास भी हंटर एसोसिएशन से एक मिशन पर जाने का ऑफर आता है। इस तरफ चाहेइन चोई के पास आ रही थी, तभी उसे बेक मिलता है। दोनों एस रैंक हंटर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर चाहेइन चोई को बताती है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन की तरफ से आज मुझे एक ऑफर आया था और उन्होंने मुझे अपने गिल्ड का गिल्ड मास्टर बनाने का ऑफर दिया है, लेकिन मैंने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ चाहेइन पूछती है कि मैंने यहाँ पर आते समय एस रैंक हंटर बेक को भी देखा, आप उससे क्या बात कर रहे थे? ये सुनकर चोई चाहेइन को बताता है कि मैं उससे जेजू आइलैंड के बारे में बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम बेक को भी देखते हैं जो कि चोई की बात को याद करता है और चोई ने उससे जेजू आइलैंड के बारे में बताया था जिसे कि अब बंद कर दिया गया है। यहाँ चोई बेक को बताता है कि मैं जेजू आइलैंड पर हुए उस हादसे को अभी तक नहीं भूल पाया हूँ और हम सभी एस रैंक हंटर्स को अब दोबारा से एक साथ मिलकर जेजू आइलैंड पर दोबारा हमला करना होगा और वहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। यहाँ इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि जेजू आइलैंड पर हुई उस रेड में सभी एस रैंक हंटर हार गए थे और बेक ने भी अपने कुछ साथियों को वहाँ खो दिया।
लेकिन अब चोई सभी एस रैंक हंटर को एक साथ मिलाकर दोबारा से जेजू आइलैंड पर हमला करना चाहता है। अब इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी आदमी से कह रहा था कि उन सभी को मरना ही होगा, प्लीज उन सबको मार दो। फिर अगले दिन जिनवू जब अपने काम पर जा रहा होता है तो यहाँ मिस्टर सोंग भी उसी पोर्टल की रेड में शामिल होने आए होते हैं और मिस्टर सोंग जिनवू को देखते हैं और हैरान रह जाते हैं क्योंकि जिनवू पहले से काफी बदल गया था। साथ ही मिस्टर सोंग जिनवू से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा पैर सही कैसे हुआ, ये तो कट गया था। इस पर जिनवू सोंग को बताता है कि जब मैं हॉस्पिटल में उठा तो ये ठीक हो चुका था। ये सुनकर मिस्टर सोंग को लगता है कि जो लोग जिनवू को बचाने गए थे उनमें से जरूर कोई ऊंची रैंक का हीलर होगा जिसने जिनवू का पैर ठीक कर दिया होगा। यहाँ अब ये दोनों एक साथ पोर्टल के पास जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर इन्हें जूही, किम और एक तीसरा साथी भी मिलता है जो कि इसी रेड पर जाने के लिए आए थे। यहाँ अब वो सभी लोग दोबारा से एक दूसरे को देखते हैं जो कि बहुत मुश्किल से डबल डंजन से बाहर निकले थे। यही जूही जिनवू को इतना बदला हुआ देखकर हैरान रह जाती है। तभी जूही जिनवू को बताती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल भी आई थी। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर हंटर एसोसिएशन की तरफ से कांग तेसिक आता है और उसके साथ 3 हंटर कैदी भी यहाँ पर आए हुए थे। फिर यहाँ पर एक लेडी जिनवू और बाकी सभी को बताती है कि ये हंटर कैदी आपके साथ ही रेड पर जाएंगे क्योंकि हमारे पास हंटर्स की कमी है, इसी वजह से हमें टीम को पूरा करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। मगर ये बात जानकर मिस्टर सोंग को काफी ज्यादा हैरानी होती है और इन कैदियों को देखते ही मिस्टर सोंग को इनके साथ रेड पर जाने से डर लगने लगता है। लेकिन फिर एक लेडी इन्हें बताती है कि हंटर कांग तेशिक बी रैंक के हंटर हैं और अगर ये कैदी कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो हंटर कांग तेशिक इन कैदियों को आराम से संभाल लेंगे। यहाँ उन कैदियों को देखकर जिनवू जूही को इस रेड पर जाने से मना करने लगता है, लेकिन जूही जिनवू को अकेला रेड पर नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए वो खुद भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। फिर इसके बाद मिस्टर सोंग जिनवू से पूछते हैं कि क्या मैं दोबारा से इस रेड का भी लीडर बन सकता हूँ। ये सुनकर जिनवू मिस्टर सोंग को इस रेड का भी लीडर बना देता है और ये देखकर मिस्टर सोंग जिनवू को थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि उस दिन जो डबल डंजन में हादसा हुआ वो सब मेरी ही गलती थी क्योंकि उस दिन मैं ही तुम्हारा लीडर था और मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और वहाँ पर अगर तुम हमारी जान नहीं बचाते तो आज हम जिंदा नहीं होते। यहाँ मिस्टर सोंग जिनवू को उन पर दोबारा से विश्वास करने के लिए थैंक्स बोलते हैं और फिर ये सभी लोग पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 8 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम उन्हीं हंटर कैदियों को देखते हैं जो कि काफी तेजी से गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। यहाँ जिनवू भी गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को मारता है और ये देखकर जूही और मिस्टर सोंग तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी जिनवू को किसी मॉन्स्टर को मारते हुए नहीं देखा था। अब इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, तभी इन्हें आगे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इन्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए, इसलिए अब ये सभी लोग अलग अलग रास्तों पर जाने का फैसला करते हैं। यहाँ जिनवू अपनी पावर से ये अंदाजा लगा लेता है कि इस डंजन का बॉस किस रास्ते पर होगा, इसलिए जिनवू जूही और मिस्टर सोंग के साथ उसी रास्ते पर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किम अपने साथी के साथ दूसरे रास्ते पर जा रहे थे। यहाँ मिस्टर किम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उन्होंने जिनवू को उस दिन डबल डंजन में अकेला छोड़कर गलत किया और इसीलिए मिस्टर किम अपने साथी से कहते हैं कि मैं इस रेड के बाद जिनवू से माफी मांगूंगा क्योंकि हमने अपनी जान बचाने के लिए जिनवू को उस तहखाने में अकेला छोड़ दिया था। इस तरफ कांग तेशिक भी उन तीनों कैदियों के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी कांग उन कैदियों से पूछता है कि क्या तुम लोग किसी मॉन्स्टर की जगह इंसानों को मार सकते हो। इस पर वो तीनों कैदी कहते हैं हम तो इंसानों को बहुत ही आराम से मार सकते हैं। फिर हमें कुछ समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कांग के पास आता है और उससे कहता है कि उन तीनों ने मेरी बेटी का रेप किया जिस वजह से मेरी बेटी ने शर्म के मारे सुसाइड कर लिया और इस सदमे से मेरी वाइफ भी अब हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ ये आदमी कांग से कहता है कि जिन लोगों ने ऐसा किया वो लोग कुछ दिनों बाद जेल से आजाद हो जाएंगे और तो और हंटर होने की वजह से उनके रेड पर जाने से उनकी सजा भी कम हो रही है। ये बताकर ये आदमी कांग से इंसाफ मांगता है और फिर कांग को काफी सारे पैसे देकर उन तीनों रेपिस्ट को मारने के लिए बोलता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हमें पता चलता है कि ये तीनों हंटर कैदी ही वो रेपिस्ट हैं और कांग इन्हें मारने के लिए ही जानबूझकर यहाँ लाया है। यहाँ अब कांग इन तीनों कैदियों को मार देता है और कांग एक बी रैंक का हंटर था, इसीलिए ये काम उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन अब तभी मिस्टर किम जिनका रास्ता कांग के रास्ते से जुड़ा हुआ था वो यहाँ पर आ जाते हैं और कांग को इन कैदियों को मारते हुए देख लेते हैं। ये देखकर अब कांग मिस्टर किम को भी मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी जिनवू और बाकी सभी लोगों को मिस्टर किम के चिल्लाने की आवाज आती है और जिनवू और मिस्टर सोंग तुरंत ही किम के पास आ जाते हैं। यहाँ उन्हें वो कैदी मरे हुए दिखाई देते हैं और साथ ही यहाँ पर मिस्टर किम की हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ मिस्टर किम जख्मी होने के कारण मरने ही वाले थे। तभी जूही अपनी हीलिंग पावर से मिस्टर किम को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी हालत काफी खराब थी, इसी वजह से जूही भी उन्हें हील नहीं कर पाती।
यहाँ अब मिस्टर किम मरते मरते जिनवू से आखिरी बार माफी मांगते हैं और यहाँ जिनवू उन्हें माफ कर देता है। तभी यहाँ पर कांग जूही पर भी हमला करता है, लेकिन तभी जिनवू काफी स्पीड से जूही को बचा लेता है। यहाँ ये लोग कांग के हाथ में हथियार देखकर समझ जाते हैं कि ये सब कांग ने ही किया है। फिर यहाँ पर कांग इन सबसे कहता है कि अब मैं यहाँ से जाने के बाद हंटर एसोसिएशन से कहूंगा कि उन कैदियों ने तुम सबको मार दिया और फिर मजबूरन मुझे उन कैदियों को मारना पड़ा। इस तरह कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। ये सुनकर जिनवू अब कांग से लड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर सोंग उसे ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम ई रैंक के हंटर हो, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। यहाँ अब मिस्टर सोंग खुद ही मिस्टर किम की तलवार उठाते हैं और कांग से फाइट करने लगते हैं। यहाँ मिस्टर सोंग सी रैंक के हंटर थे, लेकिन फिर भी वो कांग के सामने काफी अच्छी तरह से फाइट करते हैं, मगर ऊंची रैंक होने के कारण कांग मिस्टर सोंग पर भारी पड़ने लगता है। यहाँ जूही अपनी हीलिंग पावर से मिस्टर सोंग के लगी चोटों को तुरंत ही ठीक करने लगती है। ये देखकर अब कांग पहले जूही को मारने का फैसला करता है, लेकिन मिस्टर सोंग उसे ऐसा नहीं करने देते, जिससे अब कांग को गुस्सा आ जाता है और कांग अपनी पूरी ताकत से मिस्टर सोंग को मारने लगता है। यहाँ मिस्टर सोंग भी अपना आखिरी वार कांग पर करते हैं, लेकिन कांग उस हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है और फिर कांग मिस्टर सोंग को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी फिर से काफी स्पीड से जिनवू बीच में आता है और मिस्टर सोंग को बचा लेता है। यहाँ जिनवू को लड़ाई के दौरान इतनी तेजी से बीच में आता हुआ देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और अब मिस्टर सोंग समझ जाते हैं कि जिनवू को ये सारी पावर्स उस डबल डंजन से ही मिली हैं। यहाँ डबल डंजन की बात सुनकर कांग भी समझ जाता है कि ये वही जिनवू है जिससे वो हॉस्पिटल में मिला था। यही जिनवू कांग से कहता है कि आखिर तुमने मिस्टर किम और उनके साथी को क्यों मारा। तभी हमें पता चलता है कि कांग को तो मॉन्स्टर से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है और इसीलिए कांग पहले भी कई इंसानों को डंजन में ले जाकर मार चुका है। यहाँ अब कांग जिनवू से भी फाइट करने लगता है। जिनवू कांग का काफी अच्छे से सामना करता है और ये देखकर तो मिस्टर सोंग और जूही को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर जिनवू इतना पावरफुल कैसे हो गया। यही क्योंकि अब कांग जिनवू को जान से मारना चाहता था, इसी वजह से अब जिनवू का सिस्टम भी जिनवू को कांग को मारने का मिशन देता है, जिससे अब जिनवू और तेजी से कांग पर हमला करने लगता है। यहाँ कांग अपनी एक स्पेशल पावर से इनविजिबल होकर जिनवू पर हमला करने लगता है और अब जिनवू भी कांग को ना देख पाने की वजह से उस पर हमला नहीं कर पाता, लेकिन तभी जिनवू अपनी चोट को खुद ही हील कर लेता है और ये देखकर कांग सोच में पड़ जाता है कि आखिर एक ई रैंक का हंटर अपने आप को कैसे हील कर सकता है। यहाँ कांग फिर से इनविजिबल होकर जिनवू पर हमला करने लगता है, मगर इस बार जिनवू कांग के हमलों को काफी आसानी से रोक लेता है और फिर कांग के पेट में तलवार मार देता है, जिससे अब कांग यहीं पर मरने लगता है। यहाँ कांग मरते मरते जिनवू से पूछता है कि आखिर तुम्हारी पावर्स क्या हैं। इस पर जिनवू कांग से कहता है कि मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो कि वक्त के साथ साथ पावरफुल होता जा रहा है। ये सुनकर कांग जिनवू से कहता है कि हाँ, मैं देख सकता हूँ तुम अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हो और तुम्हें इस दुनिया से बचकर रहना होगा, क्योंकि ये दुनिया लोगों को जितना देती है उससे ज्यादा छीन लेती है। यहाँ जिनवू को भी कांग की बातें बिल्कुल सही लगती हैं, क्योंकि वो भी अब लोगों को मारते मारते बदलता जा रहा था। यहीं जूही और मिस्टर सोंग जिनवू से उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। फिर जिनवू इन लोगों से यहाँ से चले जाने के लिए बोलता है और खुद ही इस डंजन के बॉस से लड़ने जाने लगता है। अब इसके बाद हम शाम के समय जिनचुल को देखते हैं, जिसे कि अपने सुपरवाइजर कांग की हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि कांग ही वो किलर था जो कि हंटर्स को डंजन में ले जाकर मारता था। और ये जानकर जिनचुल जिनवू और मिस्टर सोंग के पास आता है और यहाँ इनसे पूछता है कि आखिर कांग को किसने मारा। इस पर अब मिस्टर सोंग सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं कि मैंने ही कांग को मारा था। ये सुनकर जिनचुल थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि आपकी रैंक तो कांग से काफी कम है, लेकिन मिस्टर सोंग कहते हैं मैंने अपनी बी रैंक की हीलर जूही के साथ मिलकर ही कांग को हराया था। यहाँ ये सुनकर जिनचुल इन लोगों से कुछ भी नहीं बोलता और इन्हें अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाने लगता है। यहीं जिनवू अपने मन ही मन में सोचता है कि अगर जिनचुल को ये पता चल गया कि मैंने ही कांग को मारा है तो वो मुझे आराम से हरा देगा, क्योंकि जिनचुल तो एक ए रैंक का हंटर है और मैं अभी इस रैंक से काफी दूर हूँ। फिर कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने कांग को उन कैदियों को मारने के लिए पैसे दिए थे वो खुद ही सामने आ गया और उसकी गवाही की वजह से ही जिनवू, जूही और मिस्टर सोंग छूट गए। यहीं अब जूही जिनवू को वही एसेंस स्टोन दिखाती है जो कि डबल डंजन में जिनवू ने जूही को दिया था और जूही जिनवू से कहती है कि क्या तुम्हें ये याद है। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 9 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम जूही को देखते हैं। वो जिनवू को इतना बदला हुआ देखकर ये सोचती है कि मैं तो अब एक हंटर कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि अब जिनवू भी मुझसे ज्यादा पावरफुल हो चुका है। यहाँ जूही अपने हंटर के काम से अभी भी काफी डरती है और जूही जिनवू को बताती है कि मैं एक सी रैंक या फिर बी रैंक की रेड में जा सकती थी,
लेकिन मुझे हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना था, इसीलिए मैंने डी या फिर ई रैंक की रेड में जाने का फैसला किया ताकि मैं हमेशा तुम्हारे पास रह सकूं। यहाँ जूही जिन्वो को कुछ पुरानी बातें भी याद दिलाती है और जिन्वो को उसका दिया हुआ वही स्टोन वापस कर देती है और कहती है कि अब मैं हंटर के काम से रिटायर हो रही हूँ और मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। यहाँ जूही जिन्वो को एक प्रॉपर बाय बोलती है और फिर यहाँ से चली जाती है। यही हम देखते हैं कि जिन्वो जिनचुल के पास भी गया था और जिनचुल को सब पता चल गया था कि जिन्वो ने ही कांग को मारा है, लेकिन जिनचुल इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक ई रैंक का हंटर जिन्वो बी रैंक के हंटर कांग को कैसे मार सकता है। लेकिन फिर भी जिनचुल जिन्वो से कुछ नहीं कहता और जिन्वो को बताता है कि डोंगसुक का भाई डोंगसू अब तुम्हारी ही तलाश में है और वो किसी भी वक्त तुम पर हमला करेगा, इसीलिए तुम्हें उससे संभल कर रहना होगा। ये बात सुनकर जिन्वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ जिनचुल जिन्वो से कहता है कि डोंगसू काफी ज्यादा खतरनाक है और वो एक एस रैंक का हंटर है और वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। यहाँ अब ये सारी बातें सोचकर जिन्वो अपने लेवल्स को और बढ़ाने के बारे में सोचता है ताकि वो डोंगसू के हमले से बच सके और डोंगसू को भी मार सके। इसके बाद अगले दिन जिन्वो जिन्हो और उसकी हंटर टीम के पास आता है जिसके अंदर सारे कमजोर हंटर भरे पड़े होते हैं। यहाँ अब जिन्वो इन सभी हंटर से कहता है कि मैं और जिन्हो ही पोर्टल के अंदर जाएंगे और तुम सभी लोग हमारा बाहर आने का इंतजार करोगे। यहाँ जिन्हो इन सभी लोगों को इस बात को किसी को भी बताने से मना करता है। साथ ही जिन्वो भी उस स्टोन को देखता है जो कि उसे सिस्टम ने कांग को हराने पर दिया था। यहाँ जिन्वो उस स्टोन को तोड़कर अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेता है जिससे जिन्वो के अंदर कुछ नई पावर्स आ जाती हैं। इसके बाद जिन्वो जिन्हो को लेकर इस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। यहाँ जिन्वो और जिन्हो अकेले ही अंदर जाते हैं और ये देखकर इनकी टीम के बाकी हंटर्स को ऐसा लगता है कि जिन्वो और जिन्हो अकेले जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे, मगर कुछ देर बाद जिन्वो और जिन्हो दोनों ही जिंदा वापस आ जाते हैं और इन्होंने डंजन के बॉस को भी मार दिया होता है जिससे ये पोर्टल खुद ब खुद बंद हो जाता है और ये चीज देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जिन्वो और जिन्हो सारे हंटर्स को अब एक दूसरी रेड पर चलने के लिए बोलते हैं। फिर वहाँ दूसरी रेड पर जिन्वो यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मारता है और ऐसा करते ही करते अब ये दोनों काफी सारे पोर्टल्स में जाकर वहाँ के बॉस को हराते हैं और स्टोन्स को इकट्ठा करके बाहर ले आते हैं। और इतने सारे पोर्टल्स में बॉस को हराने के बाद जिन्वो का लेवल और पावर भी काफी तेजी से बढ़ रहा होता है और साथ ही जिन्वो के पास इनविजिबल होने की पावर भी आ जाती है। यहाँ जिन्वो अब ये सोचता है कि आखिर उसकी पावर किस रैंक तक पहुंच गई होगी और क्या अब मैं उस किले के अंदर जाने के लायक हूँ। यहाँ जिन्वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है जिसमें लिखा होता है कि प्लेयर अब एक जरूरी लेवल तक पहुंच गया है और अब जिन्वो को एक जॉब चेंज मिशन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड के कुछ लोगों को अब पता चलता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन ने सभी सी रैंक के पोर्टल्स को काफी ज्यादा महंगे रेट्स में खरीद लिया है और अब वो लोग ही सारे सी रैंक के पोर्टल्स में रेड करके मॉन्स्टर्स को मारेंगे। साथ ही इन लोगों को पता चलता है कि उनकी टीम में जिन्वो भी शामिल है। यहाँ एक आदमी जिन्वो का नाम देखकर उसे पहचान जाता है और इस आदमी संगमिन को ये भी पता होता है कि जिन्वो डबल डंजन से भी सरवाइव कर चुका है और साथ ही वो डोंगसुक के मरने के बाद भी उस रेड से भी जिंदा वापस आ गया था और कुछ दिनों पहले ही वो एक ऐसी रेड से भी जिंदा वापस आया जहाँ पर बी रैंक का हंटर कांग मारा गया था। यहाँ भी इस आदमी संगमिन को जिन्वो पर थोड़ा शक होने लगता है। इस तरफ जिन्वो और जिन्हो हमेशा की तरह ही अकेले ही रेड करते हैं और अपने दूसरे हंटर्स को अपने साथ नहीं ले जाते। इस तरफ संगमिन को अब ऐसा लगता है कि जरूर जिन्वो की पावर्स दोबारा से जाग गई हैं और अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है क्योंकि वो 3 बड़े हाथों से जिंदा बचकर आया है। यहाँ अब संगमिन जिन्वो के बारे में और जानने के लिए उसी जगह पर आ जाता है जहाँ जिन्वो रेड कर रहा था और यहाँ संगमिन को सारे हंटर्स आराम से पोर्टल के बाहर बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये सब देखकर संगमिन समझ जाता है कि उसका शक सही था, जिन्वो अकेले ही इन्हें छोड़कर पोर्टल के अंदर गया है। ये देखकर संगमिन यहाँ से चला जाता है। तभी जिन्वो और जिन्हो भी अपनी रेड से वापस आ जाते हैं। फिर यहाँ जिन्वो जिन्हो से एक दिन की छुट्टी मांगता है क्योंकि अब उसे अपने जॉब चेंज क्वेस्ट को भी पूरा करना था और यहाँ जिन्हो भी एक दिन की छुट्टी के लिए मान जाता है और सोचता है कि अब वो अपने अगले दिन के सारे पोर्टल के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, लेकिन जिन्वो अभी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। यही संगमिन छुपकर जिन्वो और जिन्हो की सारी बातें सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम चोई को देखते हैं। उसे एक सपना आता है जिसके अंदर चोई उसी हादसे को देखता है जो उसके साथ जेजू आइलैंड पर हुआ था और अब चोई घबराकर नींद से जाग जाता है। चोई अब दोबारा से जेजू आइलैंड पर जाने के बारे में सोचता है। वहीं दूसरी तरफ संगमिन जिन्वो के पास आता है और उससे बात करता है। यहाँ संगमिन जिन्वो को अपने साथ काम करने का ऑफर देने लगता है क्योंकि वो जान चुका था कि जिन्वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी जिन्वो संगमिन को बताता है कि जिन्हो कंस्ट्रक्शन ने मुझे अपने साथ काम करने के बदले में 30 बिलियन देने का वादा किया है और ये बात सुनकर तो संगमिन हैरान रह जाता है और जिन्वो को इतने ज्यादा पैसे देने से मना करने लगता है। इसी वजह से अब जिन्वो यहाँ से जाने लगता है। तभी जिन्वो संगमिन से कहता है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया।
ये पूछकर जिन्वो इनविजिबल हो जाता है और ये देखकर संगमिन हैरान रह जाता है। संगमिन काफी डर जाता है और कहता है कि बस मैंने तुम्हें जानने के लिए ही तुम्हारी थोड़ी जासूसी की थी। यहाँ संगमिन जिन्वो से कहता है कि उन सी रैंक के पोर्टल्स के बिक जाने की वजह से हमें अब कोई भी पोर्टल नहीं मिल रहे थे और बस इसी बारे में पता करते करते मैं तुम तक पहुंच गया। ये सुनकर जिन्वो संगमिन से उसकी पावर्स के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यही जिन्वो अब संगमिन के साथ एक डील करता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास सी रैंक के पोर्टल्स की कमी है तो मैं तुम्हें 3 पोर्टल्स बेच दूंगा। यहाँ जिन्वो संगमिन को काफी महंगे रेट्स में 3 सी रैंक के पोर्टल्स बेच देता है। फिर इसके बाद जिन्वो संगमिन को एक दवाई पिलाता है जिससे संगमिन के चेहरे पर लगी हुई चोट खुद ही ठीक हो जाती है। फिर अगले दिन हम जिन्हो को देखते हैं जो कि ये बात जानकर बहुत खुश होता है कि जिन 3 पोर्टल्स को वो आज छुट्टी की वजह से कैंसिल करने वाला था उन्हें अब जिन्वो ने काफी महंगे रेट्स में बेच दिया है। और यही संगमिन को भी जब ये बात पता चलती है कि उसने जिन पोर्टल्स को खरीदा है वो तो काफी सस्ते हैं और ये बात जानकर संगमिन समझ जाता है कि जिन्वो ने उन्हें ठग लिया है। लेकिन संगमिन अभी भी ये सोचकर खुश था कि अब उसके पास जिन्वो का कॉन्टेक्ट नंबर आ चुका है और अब वो जिन्वो को कॉन्टेक्ट कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हम अब जिन्वो को देखते हैं जो कि अपने उसी जॉब चेंज मिशन को पूरा करने के लिए कहीं पर दूर जा रहा था। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 10 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वो को देखते हैं जो कि उसी जॉब चेंज मिशन को पूरा करने के लिए एक जगह पर आता है। यहाँ जिन्वो सोचता है कि ये जॉब चेंज मिशन खतरनाक होगा या फिर नहीं। यहाँ जिन्वो और भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए इस मिशन को भी एक्सेप्ट कर लेता है और ऐसा करते ही जिन्वो के सामने काफी बड़ा पोर्टल आता है। जिन्वो बिना डरे ही उसके अंदर जाता है और अंदर आने के बाद जिन्वो को कुछ नोटिफिकेशंस मिलती हैं जिससे उसे पता चलता है कि वो इस मिशन के दौरान अपनी फुल रिकवरी वाली पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और ना ही इस मिशन को पूरा करे बगैर वो यहाँ से जा सकता है। यहाँ जिन्वो ये बात पढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने एक मास्क पहना सैनिक आता है जो कि जिन्वो पर हमला करने लगता है। जिन्वो इस सैनिक से फाइट करता है और इस सैनिक का सर काटकर इसे हरा देता है। लेकिन तभी और भी ज्यादा सैनिक यहाँ पर आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो अपने भाई और अपने डैड के साथ डिनर कर रहा था। यहाँ जिन्हो का बड़ा भाई जिन्हो और अपने डैड को बताता है कि मेरा हंटर गिल्ड बनाने का काम काफी अच्छा चल रहा है और हमने बाहर की कंट्रीज के कई सारे एस रैंक के हंटर से बात की है, वो हमारी हंटर गिल्ड में जल्दी ही शामिल हो जाएंगे। यहाँ ये बात सुनकर जिन्हो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने बड़े भाई से आगे निकलना चाहता था। यहाँ जिन्हो का बड़ा भाई जिन्हो से कहता है कि मुझे पता है तुम भी छुपकर कोई काम कर रहे हो, लेकिन वो चाहे जो भी हो तुम मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरफ जिन्वो काफी सारे मॉन्स्टर से अकेले ही फाइट कर रहा था जिसमें जिन्वो अब काफी ज्यादा थक जाता है। लेकिन तभी एक इनविजिबल सिपाही भी जिन्वो के ऊपर हमला करता है मगर जिन्वो किसी तरह से उस सैनिक को भी खत्म कर देता है। तभी यहाँ पर एक जादूगर भी जिन्वो के ऊपर हमला करने लगता है। यहाँ जिन्वो अपनी पूरी पावर से इन सबसे फाइट करता है और एक एक करके सबको मारने लगता है और देखते ही देखते जिन्वो सबको खत्म कर देता है जिससे जिन्वो को काफी सारा सेफ्टी सामान भी मिलता है। अब इसके बाद जिन्वो आगे बढ़ता है, फिर उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। जिन्वो दरवाजे को खोलकर डंजन के अंदर आ जाता है। यहाँ पर एक सिंहासन रखा होता है और उसकी हिफाजत एक इग्रिस नाम का सैनिक कर रहा था। यहाँ अब इग्रिस सैनिक जिन्वो पर हमला करने लगता है और उसके हमले की स्पीड काफी ज्यादा तेज और हमला काफी पावरफुल होता है। यहाँ अब जिन्वो भी इग्रिस पर हमला करता है लेकिन जिन्वो के हमलों का इग्रिस पर कोई भी असर नहीं होता। मगर जिन्वो हार नहीं मानता। जिन्वो अब अपने हथियारों के बिना ही इग्रिस से फाइट करने का फैसला करता है और ये चीज देखकर इग्रिस भी अपने हथियार डाल देता है और बिना हथियारों के ही जिन्वो से लड़ने का फैसला करता है। ये चीज देखकर जिन्वो भी हैरान था क्योंकि पहली बार डंजन में उसे कोई ऐसा मिला है जो कि बिल्कुल बराबरी की लड़ाई चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम चोई को देखते हैं जो कि चेयरमैन गो को कॉल करता है और उनसे एक बार फिर से जेजू आइलैंड पर जाने के लिए इजाजत मांगता है और थैंक्स बोलता है। दरअसल यहाँ पर चेयरमैन गो ने चोई और दूसरे हंटर्स को एक बार फिर से जेजू आइलैंड पर रेड करने की परमिशन दे दी होती है और अब चेयरमैन को चोई से संभल कर जेजू आइलैंड पर जाने के लिए बोलते हैं और सभी की हिफाजत करने के लिए भी बोलते हैं। इस तरफ इग्रिस और जिन्वो बिना हथियारों के ही फाइट कर रहे थे लेकिन अब तभी इग्रिस अपनी स्पीड की मदद से जिन्वो को काफी ज्यादा पीटता है और जिन्वो समझ जाता है कि अगर वो ऐसे ही इग्रिस से लड़ता रहा तो वो तो हार जाएगा। यह अब जिन्वो इग्रिस को हराने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढता है और जिन्वो अपनी स्पीड को 2 गुना कर लेता है और फुल स्पीड से इग्रिस पर हमला करता है मगर इग्रिस जिन्वो के हमलों से बच जाता है और जिन्वो को ही मारने लगता है। यहाँ अब लड़ाई में जिन्वो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ जिन्हा अपने भाई जिन्वो के लिए खाना बनाकर उसके घर आने का इंतजार करने लगती है। इस तरफ अब इग्रिस अपनी तलवार को दोबारा से उठाता है और अब इग्रिस जिन्वो को खत्म करने ही वाला था लेकिन तभी अचानक से जिन्वो इग्रिस की तलवार को रोक लेता है और कहता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ,
यहाँ अब जिन्वू अपनी पूरी पावर से हमला करता है और इग्रिस को काफी बुरा पीटता है और अपने डैगर की मदद से इग्रिस को मारता है और उसे खत्म कर देता है। इस तरह अब इग्रिस हार जाता है, लेकिन जिन्वू ये बात सोचता है कि ये लड़ाई बस वो किस्मत की वजह से जीता है, क्योंकि इग्रिस तो हर एक चीज में जिन्वू से काफी ज्यादा अच्छा था। यहाँ अब जिन्वू को इग्रिस को हराने के बदले में 4 रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें उसे कई सारे कॉइन्स, हेलमेट और एक सेफ्टी सूट भी मिलता है, और साथ ही इस जगह के किंग के हैंड के लिए एक रून स्टोन भी मिलता है। साथ ही जिन्वू को एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिलता है, जो देखकर जिन्वू को थोड़ी हैरानी होती है। जिन्वू सोचता है कि आखिर ये स्टोन खतरा खत्म होने के बाद मुझे क्यों मिल रहा है। जिन्वू ये बात सोच ही रहा था कि तभी जिन्वू को एक और मिशन मिलता है, जिसके अंदर जिन्वू को बस सरवाइव करके जिंदा रहने के लिए बोला जाता है और गुड लक कहा जाता है। तभी यहाँ पर कई सारे पोर्टल्स खुलते हैं और उनके अंदर से सैनिक बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ जिन्वू अब इस मिशन को पूरा करने के लिए इन सैनिकों से भी लड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चोई अपने काफी सारे हंटर्स को लेकर अब जेजू आइलैंड की तरफ एक बार दोबारा से रेड करने के लिए निकल जाता है। इस तरफ जिन्वू जितने भी सैनिकों को मारता था तो उससे ज्यादा सैनिक यहाँ पर बढ़ जाते थे, और ये देखकर जिन्वू इन सैनिकों से बचकर जिंदा रहने के लिए इनविजिबल हो जाता है। लेकिन तभी एक जादूगर जिन्वू की शक्ति को तोड़ देता है और जिन्वू को सारे सैनिक देखते ही उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन अब जिन्वू को भी गुस्सा आ जाता है, वो अब इन सभी के ऊपर हमला करने लगता है। मगर इन सब से लड़ने के बाद जिन्वू समझ जाता है कि वो इन लोगों के बीच में अब ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब जिन्वू अपने उसी टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी एक सैनिक जिन्वू पर हमला करता है और जिन्वू से उसका स्टोन नीचे गिर जाता है, और अब तभी सारे सैनिक एक साथ मिलकर जिन्वू पर हमला करने आने लगते हैं। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 11 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ये सारे सैनिक एक साथ जिन्वू पर हमला करते हैं और उसे काफी बुरा पीटते हैं। यहाँ जिन्वू इन सभी से लड़ते लड़ते अब काफी ज्यादा थक जाता है और उसका स्टेमिना भी अब काफी कम हो चुका था। मगर यहाँ पर जिन्वू हार नहीं मानता। वो जानता था कि हारना कैसा होता है, क्योंकि वो पहले एक ई रैंक का हंटर था और वो हमेशा ही हार जाता था। इसी वजह से अब जिन्वू इन सभी सैनिकों से लड़ना जारी रखता है। मगर अब जिन्वू को और भी ज्यादा चोट लग जाती है और अब जिन्वू को अपने मन में ही वो सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जब लोग उससे कहते थे कि ये तो इंसानियत का सबसे वीकेस्ट हंटर है, ये तो ई रैंक के पोर्टल में भी घायल हो गया था और हॉस्पिटल पहुंच गया था। यह अब जिन्वू को हेलुसिनेशंस भी होते हैं और उसे ऐसा लगता है कि जैसे मिस्टर सॉन्ग और जूही भी उसे कमजोर होने की वजह से हंटर का काम छोड़ देने के लिए कह रहे हैं। यहाँ जिन्वू को उसका पुराना रूप भी दिखाई देता है, जो कि जिन्वू से कहता है, इतनी पावर पाने के बाद तुम्हें वहीं रुक जाना चाहिए था। आखिर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इस तरफ हम चेयरमैन गो को भी देखते हैं, जो कि अब जिनचुन को बताते हैं कि 3 साल पहले जब सारे हंटर्स ने मिलकर जेजू आइलैंड पर रेड की थी, तब मैं पूरी तरह से फिट नहीं था और उस वक्त सारे हंटर भी जेजू आइलैंड पर बुरी तरह से हार गए थे और उस समय मासूम लोगों की भी जान गई थी। इसी वजह से हंटर्स सदमे में चले गए थे और वो लोग आज तक उस दर्द को नहीं भूल पाए हैं। इसी वजह से मैंने उन हंटर्स को वहां पर दोबारा जाने की परमिशन दे दी। यहाँ चेयरमैन गो की बातों से हमें पता चल जाता है कि जेजू आइलैंड पर जब काफी सारे हंटर्स ने मिलकर तीसरी रेड की थी, तो वहां पर मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उन्होंने एस रैंक के हंटर्स तक को हरा दिया और काफी सारे इंसानों की भी जान ले ली। खैर, इस तरफ जिन्वू को उसका पुराना रूप दिखाई दे रहा था, जो कि जिन्वू को कमजोर होने की वजह से रुक जाने के लिए बोलता है। मगर जिन्वू अपने पुराने रूप की कोई भी बात नहीं सुनता और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक सैनिक जिन्वू के सर के ऊपर हमला करता है और उसे जमीन में मार देता है, जिससे अब जिन्वू के सर से खून निकलने लगता है। फिर यहाँ वो सैनिक जिन्वू के ऊपर अपनी तलवार से हमला करने वाला था और ये देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अब जिन्वू मारा जाएगा। लेकिन तभी जिन्वू का डेली मिशन पूरा करने का टाइम खत्म हो जाता है और टाइम खत्म होने की वजह से जिन्वू तुरंत ही पेनल्टी जोन में चला जाता है, क्योंकि अब उसे पेनल्टी भुगतनी थी। यहाँ जिन्वू पेनल्टी जोन में आते ही सैनिकों से बच जाता है और सोचता है कि किस्मत भी आज उसके साथ है। अब यहाँ पर जिन्वू सबसे पहले अपना स्टेमिना बढ़ाता है और अपनी चोटों को भी ठीक करने की कोशिश करता है। साथ ही जिन्वू के ऊपर यहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स भी हमला करने लगते हैं और जिन्वू को इनके बीच में ही सरवाइव करने का कुछ टाइम मिलता है, जो कि उसकी पेनल्टी थी। यहाँ अब जिन्वू इन मॉन्स्टर्स से बचकर उन पर हमला करने लगता है। वहीं रात के समय में जिन्हा जब सोकर उठती है तो उसे घर में जिन्वू दिखाई नहीं देता, जिससे अब जिन्हा परेशान हो जाती है। इस तरफ जिन्वू अब सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिससे अब जिन्वू का और भी लेवल बढ़ जाता है और उसकी फुल रिकवरी भी हो जाती है। यहाँ अब जिन्वू दोबारा से उस डंजन में जाने की तैयारी करने लगता है और अपने स्टोर से कुछ नए हथियार भी खरीदता है। फिर जिन्वू इग्रिस से लड़ाई में जीते हुए उसी स्टोन की मदद से इग्रिस की तरह ही दूर से चीजों को उठाने की पावर हासिल कर लेता है। और अब पेनल्टी का टाइम खत्म होता है और जिन्वू दोबारा से उसी डंजन में आ जाता है। इस तरफ चोई चाहे इनको भी अपने साथ जेजू आइलैंड की रेड पर लाया था और उसे यहाँ चलने के लिए थैंक्स बोलता है। यहाँ हमें पता चलता है
कि जब आखिरी बार जेजू आइलैंड पर रेड हुई थी तो तब चाहेन की पावर्स अवेक नहीं हुई थी, लेकिन अब चाहेन एक एस रैंक की हंटर बन चुकी है जो कि इनके बहुत काम आ सकती है। इसी वजह से चोई चाहेन को भी अपने साथ लाया है। यह अब तभी इन सभी लोगों को रास्ते में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है जो कि इन्हें काफी अजीब लगता है। इस तरफ जिन्वू अपने नए हथियार की मदद से अब सारे सैनिकों को काफी स्पीड से मारता है। तभी जिन्वू की नजर सैनिकों के बीच में छुपे हुए जादूगरों पर जाती है और उसे पता चलता है कि ये जादूगर ही यहाँ पर सैनिकों को बुला रहे हैं। ये देखकर जिन्वू समझ जाता है कि अगर उसे सैनिकों को बढ़ने से रोकना है तो उसे सबसे पहले इन जादूगरों को ही खत्म करना होगा। ये जानकर अब जिन्वू एक एक करके सारे जादूगरों को मारने लगता है और अब बस यहाँ पर 3 ही जादूगर बचते हैं। लेकिन तभी ये तीनों जादूगर मिलकर एक बहुत बड़े गोलम को यहाँ पर बुला लेते हैं जो कि जिन्वू पर हमला करने लगता है, मगर जिन्वू किसी तरह से उस गोलम से भी बचते हुए सभी जादूगरों को मार देता है और साथ ही अब जिन्वू इस बड़े से मॉन्स्टर को भी खत्म करता है। और इसी के साथ जिन्वू का ये मिशन भी पूरा हो जाता है और इस मिशन को पूरा करने के बदले में जिन्वू को कई सारे इनाम और एक पावर मिलती है जिससे जिन्वू मरे हुए लोगों की शेडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और इससे जिन्वू खुद की एक शेडो आर्मी बना सकता है। और यही जिन्वू का जॉब चेंज मिशन था। यहाँ ये सब देखकर जिन्वू थोड़ा हैरान होता है, लेकिन अब जिन्वू समझ जाता है कि वो मरे हुए मॉन्स्टर्स की भी शेडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है। यहाँ जिन्वू अपने नेक्रोमेंसर की जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेता है और ऐसा करते ही जिन्वू को यहाँ पर मरे हुए सैनिकों की शेडोज की आवाज सुनाई देने लगती है। और ये देखकर जिन्वू सबसे पहले सिस्टम में शेडोज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक कोड बनाता है जिसमें वो अराइज वर्ड को चुनता है। फिर जिन्वू यहाँ पड़े सारे सैनिकों की बॉडी से उनकी शेडोज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अराइज बोलता है, जिसके बाद सारी शेडोज एक्सट्रैक्ट होकर जिन्वू की आर्मी में शामिल हो जाती हैं। ये देखकर अब जिन्वू इग्रिस की भी पावरफुल शेडो को अपनी आर्मी में शामिल करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी जिन्वू को पता चलता है कि वो एक लिमिट में ही शेडोज को निकाल सकता है। ये जानकर अब जिन्वू 11 शेडोज को वापस भेज देता है और फिर इग्रिस की शेडो को निकालने के लिए जिन्वू इग्रिस के सामने जाता है और बोलता है अराइज। तभी इग्रिस की शेडो उसके शरीर से बाहर आने लगती है, लेकिन इग्रिस की शेडो काफी ज्यादा पावरफुल थी और इसी वजह से ये शेडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। यहाँ अब जिन्वू के पास 2 मौके ही बचते हैं और अगर जिन्वू ने इन 2 मौकों को भी गवा दिया तो वो इग्रिस की शेडो को कभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ अब जिन्वू दोबारा से इग्रिस के सामने अराइज बोलता है और दोबारा इग्रिस की शेडो बाहर आने लगती है, लेकिन एक बार फिर से शेडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है और अब जिन्वू के पास बस एक मौका ही बचा होता है। ये सब देखकर जिन्वू समझ जाता है कि इग्रिस खुद को रोक रहा है क्योंकि वो शुरू से ही यहाँ पर रहा था और वो इस तख्त की हिफाजत कर रहा है और अपने राजा का यहाँ पर आने का इंतजार कर रहा है। ये देखकर अब जिन्वू इग्रिस से कहता है कि आखिर तुम किस राजा का इंतजार कर रहे हो, वो राजा जो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएंगे। जिन्वू इग्रिस से कहता है कि अगर तुम्हें किसी राजा की तरह ही कोई अच्छा इंसान चाहिए जिसके लिए तुम वफादार रहो तो वो मैं हूँ। ये बोलकर जिन्वू एक बार फिर से इग्रिस की शेडो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अराइज बोलता है और इस बार इग्रिस की शेडो उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो जाती है और इग्रिस की शेडो सारे सैनिकों के साथ जिन्वू के आगे झुकती है और उसकी आर्मी में शामिल हो जाती है। यहाँ अब जिन्वू की शेडो आर्मी उसके कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार होती है और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उन्हीं हंटर्स को देखते हैं जो कि जेजू आइलैंड पर रेड करने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हंटर चोई और बाकी सारे हंटर्स जब उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उन्हें समुद्र में मिला था तो उन्हें पता चलता है कि जेजू आइलैंड के वो सारे मॉन्स्टर्स अब इवोल्व हो रहे हैं और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और इसी के साथ सीजन 1 की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी सोलो लेवलिंग के सीजन 1 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। खैर इसके बाद हम जल्दी ही एक नए एनिमे को भी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपको काफी पसंद आएगा, तो उसे मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।